अब लाइट ऊपर से ज्यादा कहाँ गिर रही है, अपर पार्ट पे या लोअर पार्ट पे? तो बताओ ज्यादा क्लोरोप्लास्ट कहाँ होना चाहिए, अपर पार्ट में। तो बताओ अपर पार्ट की सेल्स बड़ी भी हैं और इनमें क्लोरोप्लास्ट के नंबर भी ज्यादा होते हैं। इसलिए आप कभी ध्यान से डाइकोट लीफ देखना, आपके घर पे लीफ हो ना, ध्यान से देखना, अपर सरफेस ज्यादा हरी होती है बजाय नीचे। चलो शुरू करें। तो लास्ट क्लास में कहां तक पहुंचे थे हम? इम्बिबिशन शुरू करेंगे आज, है ना। देखो इम्बिबिशन जब हम पढ़ना शुरू करते हैं ना, तो बेसिकली हमें दो टर्म्स अपने दिमाग में रखनी है। पूछो कौन कौन सी? एक टर्म तो है एब्जॉर्प्शन, क्या है, और एक है एडजॉर्प्शन। अब कोई पूछे कि भाई एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन में क्या फर्क है, तो आप बोलो एक की स्पेलिंग में बी और एक की स्पेलिंग में डी, बाकी सब सेम। नहीं, फिर फिनोमिना भी अलग है। नहीं, कैसे अलग है? एडजॉर्प्शन किसी भी ऑब्जेक्ट की सरफेस पर वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। वाटर की सरफेस पर चिपक जाए ना, उसको एडजॉर्प्शन कहेंगे। और अगर ऑब्जेक्ट के अंदर पानी चला जाए और उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए, तो उसको फिर हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन। सही है। तो एडजॉर्प्शन क्या है बोलो? सरफेस फिनोमिना। एडजॉर्प्शन क्या है? और जो एब्जॉर्प्शन है बच्चे, वो बल्क फिनोमिना है, जिसमें कि अंदर चला जाता है साइटोप्लाज्म। जैसे हम कहते हैं ना, सेल ने वाटर एब्जॉर्ब किया, तो इसका मतलब सेल के अंदर पानी साइटोप्लाज्म में चला गया, तो वो एब्जॉर्प्शन है। लेकिन सरफेस पर अगर चिपके तो एडजॉर्प्शन है। लेकिन ये बात दिमाग में रखिए कि जहां भी एब्जॉर्प्शन होगा, बोलो ऐसे, तो एडजॉर्प्शन तो बाय डिफॉल्ट होना ही होना है। मतलब जब भी एब्जॉर्प्शन होगा तो पहली पहली कंडीशन क्या है? अगर आप ये कह रहे हो ना कि सेल ने पानी क्या किया, एब्जॉर्ब, ये मान लीजिए क्या है, सेल, कि सेल ने पानी क्या किया, तो डायरेक्ट थोड़ी एब्जॉर्ब किया। पानी पहले सेल की सरफेस पर क्या होगा, चिपकेगा, और उसके बाद अंदर जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो एडजॉर्प्शन जो है बच्चे, वो सरफेस फिनोमिना है। एब्जॉर्प्शन जो है वो एक बल्क फिनोमिना है। इसका मतलब पानी अंदर सेल के जा रहा है लेकिन पहले सरफेस पे चिपकेगा। और बेसिकली जो इम्बाइबिशन टर्म है वो हम पढ़ते हैं किसके लिए? एडजॉर्प्शन के लिए। किसके लिए? मतलब सरफेस फिनोमिना के लिए। किसके लिए? सरफेस फिनोमिना के लिए। इसमें आपको बल्क फिनोमिना को याद नहीं करना। इसको ऐसे समझोगे जैसे ड्राई वुड्स, बोलो, सूखी लकड़ियां, और ड्राई सीड्स, सूखे बीज, अगर पानी में डाल दिए जाएं तो फूल जाते हैं। बारिश के दिनों में घरों के दरवाजे जो लकड़ी के बने हुए हैं, वुडन जो पीसेस होते हैं बच्चे, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, वुडन की बनी हुई स्ट्रक्चर्स जो होती हैं वो फूल जाती हैं। कब? बारिश के दिनों में। किस, इसे क्या कहेंगे आप? इम्बिबिशन। क्या कहेंगे? इम्बिबिशन। तो बेसिकली इम्बिबिशन एक सरफेस फिनोमिना, एडजॉर्प्शन के लिए टर्म है। आपने अगर सूखी लकड़ी को पानी में डाला, किसमें? सूखी लकड़ी को किसमें डाला? पानी में, तो वो फूल गई। क्या हो गया? कैसे? आप बताओ कि जैसे भाई एक लकड़ी है हमारे पास, उसकी ना ये डेड सेल्स हैं। क्या है ये? उसकी डेड सेल्स हैं। डेड सेल्स है मतलब ये सबसे बाहर उनकी ये जो क्या है भाई, सेल वॉल है। आपने इसको क्या किया, पानी से भरे हुए बर्तन के अंदर, पानी से भरे हुए सिस्टम में डाल दिया सूखी लकड़ी को, और ये इस ड्राई वुड की क्या है, सेल्स हैं। भी आपको मैं कहूं कि ये पूरी तो ड्राई वुड है, और ये जो 6 डब्बे दिख रहे हैं आपको, ये ड्राई वुड की क्या है, डेड सेल्स हैं। इनमें प्रोटोप्लाज्म नहीं है, इनमें मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म कुछ नहीं है, सिर्फ सेलुलोजिक सेल वॉल प्रेजेंट है। उसके अलावा सब क्या हो गया, डेड है। यस और नो? बोलो सेल्यूलोज, पैक्टिन, बोलो ऐसे। वाटर को क्या करते हैं अपनी तरफ, अट्रैक्ट करते हैं। वाटर को अपनी तरफ क्या करते हैं, अट्रैक्ट। अब नेचुरल सेलुलोज का सोर्स देखो तो कॉटन, और कॉटन को पानी में डालो, पानी सोख लेती है वो। इसका मतलब क्या हो गया है कि भाई सेलुलोज जो है वो एक वाटर लविंग सब्सटेंस है। कैसा? और जो सेल वॉल है वो सेलुलोज पैक्टिन की बनी है। तो सेलुलो पैक्टिन, पैक्टो सेलुलोजिक जो सेल वॉल है बच्चे, ये वाटर को अपनी तरफ क्या करेगी, अट्रैक्ट। तो आप बताइए कि जैसे हमने इसको पानी से भरे हुए किसमें डाला, सिस्टम में डुबो दिया ना, यस और नो? तो वाटर मॉलिक्यूल सबसे पहले इसकी सरफेस पर आकर क्या हो गए, चिपक गए। बोलो एडजॉर्प्शन हो गया। क्या हो गया? क्या हो गया? एडजॉर्प्शन होने से जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका वॉल्यूम बढ़ेगा ना, कि पहले सिर्फ लकड़ी थी लेकिन अब पानी भी आ गया, बढ़ेगा। तो बोलो लकड़ी फूल जाएगी। जो ड्राई वुड है ना बच्चे, उसकी जो ये सेल वॉल थी ना, सेल वॉल, तो पानी एब्जॉर्ब करने की वजह से क्या हो जाएंगी,
फूल जाएंगी, फूल जाएंगी तो एरिया भी बढ़ेगा, यस और नो। लेकिन ये फूलना हुआ किसकी वजह से? वाटर की वजह से। बोलो वाटर इनके इनके मॉलिक्यूल्स के साथ चिपक गया, पूरी तरह से चिपक गया, तो वॉल्यूम क्या हो गया? बढ़ गया ना, यस और नो। बस यही इम्बाइबिशन है कि जब ये इसके अंदर ड्राई वुड को पानी में रखेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो ड्राई वुड के जो सेलुलोज के या सेल वॉल के जो स्पेक्ट्रोसेलुलोजिक सेल वॉल के पेक्टिन और सेलुलोज के साथ चिपकेगी। वाटर मॉलिक्यूल जब चिपकेंगे तो वो फूलेगा, फूलेगा तो इसको हम क्या कह देंगे? इम्बाइबिशन। अंदर तो जाने से रहा, क्योंकि पानी अंदर तो तब जाए जब प्रोटोप्लाज्म हो। सिर्फ सेल वॉल के जो कंपोनेंट उनके साथ वाटर मॉलिक्यूल क्या हो गए हैं? चिपक गए हैं। इसको क्या बोल देंगे आप? इम्बाइबिशन। सेम होता है कि ड्राई सीड्स को जब पानी में रखते हैं वो फूल जाते हैं। ड्राई सीड्स होते हैं ना, सूखे बीज, उनको किस में रखें तो वो भी फूल जाते हैं। तो सूखे बीजों को पानी में रखने पर फूलना, इम्बाइबिशन। जर्मिनेशन तो बाद में होता है। बोलो क्या कह रहे हो? पहला काम तो फूलना ही ना। ये फूलने वाला जो केस है यही इम्बाइबिशन है, चाहे ड्राई वुड हो और चाहे ड्राई सीड हो। सही है बात या नहीं? इसके लिए दो चीजें आपको शर्तें याद रखनी है। एनसीईआरटी कह रही है कि अगर आप इम्बाइबिशन करवाना चाहते हैं तो प्री रिक्वेसाइट्स, मतलब दो शर्तें, दो कंडीशंस हैं जिनको आप पहले फुलफिल करिए तो इम्बाइबिशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। पहली शर्त क्या है? बोलो हमने यूज क्या किया है? ड्राई ड्राई। तो पहली शर्त क्या है कि भाई वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मतलब बाहर पानी ज्यादा, अंदर पानी, मतलब ड्राई सीड पानी में रखने पर फूलते हैं, ड्राई वुड पानी में रखने पर, लेकिन फूले हुए सीड और नहीं फूलते। आप सोचो अपने घरों में सब्जी बनाने के लिए मम्मी क्या करती हैं? चने पानी में भिगो के रखती हैं, रखती है ना, रात को रखती हैं, सुबह उठ के देखते हैं तो फूल जाते हैं वो। सही है बात? ये इम्बाइबिशन हो गया। लेकिन क्या ऐसा होता है कि अगले दिन फिर एक दिन और रख लो उनको तो थोड़े और फूल जाएं, फिर एक दिन और रख लो तो और फूल जाएं, तो ऐसे करते करते चने का साइज तो ये हो जाता। पॉसिबल है क्या ऐसा? नहीं। तो बोलो पहली शर्त तो ये है कि वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होना चाहिए? प्रेजेंट। मतलब जो सीड है वो ड्राई होने चाहिए या जो वुड है वो ड्राई होनी चाहिए। पहली शर्त तो ये। अगर वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट होना चाहिए और सीड क्या है? ड्राई, वुड क्या है? ड्राई, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि भाई इम्बाइबिशन इज ए टाइप ऑफ डिफ्यूजन, क्योंकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग चल रहे हो आप। वाटर मॉलिक्यूल बाहर ज्यादा है और अंदर क्या है? कम है। तो बोलो एक तरह का डिफ्यूजन है, लेकिन प्योरली डिफ्यूजन नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि डिफ्यूजन के लिए सिर्फ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट शर्त होती है, लेकिन यहां बता रहा हूं दो कंडीशंस हैं इम्बाइबिशन होने के लिए। पहली शर्त क्या बताई मैंने? वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट होना चाहिए। और दूसरी शर्त क्या है? बोलो दूसरी शर्त है, बोलो ऐसे, कि वाटर लविंग सब्सटेंस, मतलब जो अपनी तरफ पानी को क्या करें? अट्रैक्ट करें। मतलब क्या होनी चाहिए? एफिनिटी। किसके बीच में? बोलो इम्बाइबेंट, बोलो ऐसे, और इम्बाइबेट। इम्बाइबेंट क्या होता है? बोलो सूखी लकड़ी, सूखे बीज जो वाटर को अपने साथ क्या करेंगे? एडजॉर्ब। वो तो क्या हो गया? इम्बाइबेंट, या इसको बोल देते हैं एडजॉर्बेंट। क्या कहते हैं? एडजॉर्बेंट। ठीक है बात या नहीं? और इम्बाइबेट बोलो वो लिक्विड जो सरफेस पर चिपकेगा। तो यहां पानी क्या है और लकड़ी, समझे बात या नहीं? पानी क्या है? इम्बाइबेट। और इम्बाइबेंट का है लकड़ी, सूखे बीज। समझे बात या नहीं? तो बोलो पहली शर्त क्या कि वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट होना चाहिए। जैसे आजकल क्या कि बच्चों के खेलने के लिए ना हर चीज आती है मार्केट के अंदर छोटे बच्चों के लिए। तो आप ऐसा करिए कि भाई जो सीड है ना, सीड, ग्राम सीड, सूखा हुआ चना, ठीक उसके साइज का वैसा ही उसी शेप का एक प्लास्टिक का चना लीजिए। कैसा? और एक नेचुरल। दिखने में दोनों कैसे हैं? एक जैसे हैं। देखने में मतलब देखने से पता नहीं चल रहा कि कौन सा नेचुरल और कौन सा। अब कैसे पता करें? बोलो दोनों को पानी में डाल दो, जो फूल गया ना वो नेचुरल होगा। पहली शर्त तो दोनों ही पूरी करते हैं। क्या प्लास्टिक वाला सूखा है? क्या नेचुरल भी सूखा है? तो पहली शर्त तो दोनों ही पूरी करते हैं, लेकिन दूसरी शर्त प्लास्टिक वाला जो ग्राम सीड होगा ना वो पूरी नहीं करेगा।
नेचुरली पूरी करेगा, इसलिए नेचुरल वाला पानी में क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो ये दोनों शर्तें जरूरी हैं क्या होने के लिए, इम्बाइबिशन होने के लिए। क्या होने के लिए, इम्बाइबिशन होने के लिए। समझ रहे हैं बात या नहीं, यस और नो? दूसरी बात, एनसीईआरटी ने ये भी आपको समझाया कि जब भाई कोई इम्बाइबेंट या एडजॉर्बेंट का इम्बाइबिशन होता है तो फूलता है वो। क्या होता है, जब ये फूलेगा तो बाहर की तरफ क्या लगाएगा, इस प्रेशर को हम इम्बाइबिशन प्रेशर कहते हैं। एट द टाइम ऑफ द स्वेलिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट और द ड्राई वुड और द ड्राई सीड्स, यस और नो? तो वो क्या करेंगे, प्रेशर लगाएंगे, यस और नो? इस प्रेशर को क्या बोलेंगे, इम्बाइबिशन प्रेशर। बोलो बोलो, इम्बाइबिशन प्रेशर अमाउंट में काफी हाई होता है। एनसीईआरटी ये भी लिख के देती है कि प्री हिस्टोरिक मैन जो जंगलों में रहता था, वो उसके पास मशीनें तो थी नहीं, तो बड़े बड़े पत्थरों को, चट्टानों को कैसे तोड़ते थे वो? बोलो, बड़े बड़े पत्थरों में, चट्टानों में, रॉक्स के बीच में दरारें बना लेते थे, सीवंस, और उनके अंदर सूखी लकड़ियां भर देते थे। फिर ऊपर से धीरे धीरे क्या डालते रहते थे, क्या डालते रहते थे? और जब लकड़ियां क्या होती थी, फूलती थी ना, तो इतना प्रेशर लगाते थे कि भाई जो चट्टाने इंसान नहीं तोड़ पा रहा ना, वो टूट जाती थी बीच में से। सही है बात या नहीं, यस और नो? बताइए, इम्बाइबिशन प्रेशर अमाउंट में काफी ज्यादा होता है। आप एक बात सोचो, अब मान लो कीचड़ है, बारिश का मौसम है, कीचड़ हो गया कहीं, और आपके दोनों पैर कीचड़ में चले गए। कीचड़ में चल के देखा आपने, मतलब पैर निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता जब दब जाता था, बड़ा जोर लगा लगा के निकालते हो आप। सही है? ऐसे अगर गीली मिट्टी में आप चले जाओ तो वहां पर भी प्रेशर तो लगेगा। सोचो, अगर मैं आपको बच्चे 1 फुट तक जमीन के अंदर पैक कर दूं नीचे से पैरों से, और फिर मैं आपको कोई पैर बाहर निकालो, तो बहुत जोर आएगा, निकाल तो लोगे आप, लेकिन बहुत प्रेशर लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी बॉडी में मस्क्यूलर सिस्टम है, स्केलेटन सिस्टम है, सब कुछ है। लेकिन आप एक बात सोचो, जिस गहराई तक आपका पैर गया था ना जमीन में, उसी गहराई में एक सीड लगाओ आप। क्या लगाओ? इसका सीडलिंग बाहर आ जाता है, देखो आप, बिल्कुल सॉफ्ट होता है पहला सीडलिंग, ग्रीन कलर का होता है ना, लेकिन बाहर आ जाता है। बोलो एंटी ग्रेविटेशनल, या बोलो नेगेटिव ग्रेविटेशनल, और पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक ग्रोथ करता हुआ, और सॉइल सरफेस को पेनिट्रेट करता हुआ बाहर आ जाता है। इतना सॉफ्ट सीडलिंग, बोलो ऐसे, सॉइल सरफेस को पेनिट्रेट करता हुआ बाहर कैसे आ सकता है? बोलो इम्बाइबिशन प्रेशर से। ये जो सीडलिंग होता है, इसकी सरफेस की जो सेल्स होती है ना बच्चे, वो वाटर को क्या करके रखती हैं, एडजॉर्ब अपनी सरफेस पर, जिससे कि इनका वॉल्यूम का बना रहता है हाई, तो बाहर वाले प्रेशर का इस पे कोई प्रेशर पे फर्क नहीं पड़ता। ये पिचकता नहीं है सीडलिंग मिट्टी के अंदर। क्यों नहीं पिचकता? क्योंकि ये क्या कर रहा है, जो बाहर वाला प्रेशर है ना, उसको मेंटेन करने के लिए अंदर से इम्बाइबिशन प्रेशर डेवलप करता है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? आप नेचुरली भी देखो, ये काम आपको करना नहीं है, मैं आपको क्लियर बता दूं, लेकिन एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं कि इम्बाइबिशन प्रेशर अमाउंट में काफी ज्यादा है। बोतल होती है ना, बोतल क्या होती है, कांच की बोतल है, सही है? इस कांच की बोतल को ना चने सूखे भर दो, इसके अंदर भर दिए, ऊपर से 2-3 गिलास क्या डाल दो, जितना पानी इसमें आए डाल के, रात को बंद करके ढक्कन लगा के रख दो आप किसी ऐसी जगह पे, सेफ जगह पे, जहां कोई आता जाता ना हो। ठीक है? सुबह जाके बोतल उठाओ आप, मिलेगी नहीं, ब्लास्ट हो जाएगी, फट जाएगी, टूट जाएगी। क्यों? क्योंकि अंदर से चने जब फूलेंगे तो क्या लगाएंगे, इम्बाइबिशन प्रेशर, तो बोलो ग्लास जो है वो ब्रेक हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो इम्बाइबिशन बोलो सीड जर्मिनेशन का पहला स्टेप है। पानी में जब चने आप रखते हो ना, तो फूल जाते हैं, तो फूलने तक तो इम्बाइबिशन है, उसके बाद जब ग्रीन बर्ड बाहर आ जाती है वो जर्मिनेशन है। सही है बात या नहीं? तो पहला स्टेप जर्मिनेशन का क्या है, इम्बाइबिशन। इसका एग्जांपल आपके पास भी है, आपके सिर पे प्रोटीन है, देखो बाल है ना, आपकी स्किन, आप नहाने के बाद टॉवल क्यों यूज करते हैं? क्योंकि वाटर जो होता है वो सरफेस पर क्या हो जाता है, चिपक जाता है। इसको ये चिपकना ही तो एडजॉर्प्शन है। और आपके बाल जो गीले हैं, गीले बालों में ऐसे हाथ मारो तो पानी बाहर निकलता है, तो बालों में से या बालों पर से? पर से, क्योंकि बाल जो एक हेयर है ना, उसकी सरफेस पर जो वाटर ड्रॉपलेट चिपक जाती हैं। यस और नो? यही तो एडजॉर्प्शन है। तो एडजॉर्प्शन कहां होता है? जहां कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जहां प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं, वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। यस और नो? और इसका बेस्ट एग्जांपल
आपने प्लांट डाइवर्सिटी पढ़ी थी, रेड एल्गी, जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया, अगार अगार ऑब्टेन करते हैं आप उससे, याद है आपको? ब्राउन एल्गी पढ़ी थी, ग्रीन एल्गी पढ़ी थी, तो फाइकोकोलॉइड्स पढ़े थे आपने। ब्राउन एल्गी में एल्जिन, याद है या नहीं है? ग्रीन एल्गी में पैक्टिन, पैक्टोज लेयर, ब्राउन एल्गी में एल्जिन लेयर, आइसक्रीम के अंदर यूज करते हैं थिकनिंग एजेंट की फॉर्म में, है ना? और अगार अगार, ये बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास किसके? इम्बाइबिशन के। चना प्रोटीन रिच होता है, गेहूं, चावल, दालें पानी में रख दो तो फूलती हैं, सही है ना? लेकिन मस्टर्ड रखो तो नहीं फूलता, उतना नहीं फूलता। पूछो क्यों? क्योंकि उसमें फैट ज्यादा स्टोरेज है। तो बेसिकली इम्बाइबिशन करेगा कौन? जिसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स ज्यादा होंगे, और अगार अगार में तो होता ही यही है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो बेसिकली इम्बाइबिशन आपको यही पढ़ना है कि भाई सरफेस पर पानी का चिपकना, मतलब सरफेस फिनोमिना होता है इम्बाइबिशन। जिस ऑब्जेक्ट के चिपकता है उसको बोलेंगे इम्बाइबेंट या एडजॉर्बेंट, और जो चिपकेगा ना लिक्विड उसको बोलेंगे इम्बाइबेट। और चिपकने से वॉल्यूम, और जगह फूलेगा ना, फूलेगा तो क्या लगाएगा बाहर की तरफ? इस प्रेशर का नाम, समझ रहे हैं बात या नहीं? यस और नो? तो एक छोटा सा टॉपिक है बच्चे एनसीईआरटी में, इम्बाइबिशन, इसको पढ़िएगा आप। उसके बाद आपका टॉपिक शुरू होता है कौन सा? लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। कौन सा? मैं अभी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं पहले आपको जो टॉपिक पढ़ाऊंगा वो है ट्रांसपिरेशन। कौन सा? इसका रीजन ये है कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट जो है ना प्लांट बॉडी में, वो बेसिकली होता ट्रांसपिरेशन की वजह से ही है। प्लांट वाटर रिलेशन में मैंने आपको बताया था कि जितना एरियल पार्ट से वाटर का क्या होगा, उतना ही रूट वाला हिस्सा वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, और वाटर एब्जॉर्प्शन इन प्लांट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ट्रांसपिरेशन रेट। यस और नो? और पुल की वजह से जाइलम में पानी ऊपर चढ़ता है। तो सारे केसेस जाइलम में हो किसकी वजह से रहे हैं? तो बोलो पहले ट्रांसपिरेशन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम ट्रांसपिरेशन पुल के द्वारा जाइलम से वाटर का फ्लो। तो पहले हम किसको डिस्कस करने वाले हैं? ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या है? बोलो लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट्स। पानी वाटर वेपर्स की फॉर्म में लॉस होगा, मतलब गैस फॉर्म में। पानी की तीन फॉर्म है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। लिक्विड तो H2O, सॉलिड आइस, और गैस जो है वेपर। तो आप बता रहे हैं कि भाई एरियल पार्ट से वाटर का क्या हो रहा है, लेकिन किस फॉर्म में? वेपर्स, वाटर वेपर्स की फॉर्म में। तो आप बताइए बच्चे लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स इज नोन एज। आपको बेसिकली प्लांट बॉडी में तीन तरह का ट्रांसपिरेशन याद करना है एरियल में। एक आप याद करेंगे स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, एक आप याद करेंगे क्यूटिक्यूलर ट्रांसपिरेशन। कौन सा? क्यूटिक्यूलर ट्रांसपिरेशन। और एक आप याद करेंगे लेंटिक्यूलर। कौन सा? तो तीन तरह का आप क्या याद करेंगे? फर्स्ट, सेकंड क्यूटिक्यूलर, थर्ड लेंटिक्यूलर। स्टोमेटा मतलब बोलो फ्रॉम स्टोमेटा ऑफ लीव्स, लीव्स के जो स्टोमेटा होते हैं वहां से। और बताइए मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन, बोलो ऐसे, कहां से होगा? कहां से होगा? मैक्सिमम कहां से? समझ रहे हैं बात या नहीं? यस और नो? अच्छे से बताइए। 90 to 99% वाटर का लॉस जो होता है ना बच्चे, वो यहीं से होता है। दूसरे नंबर पे याद करोगे कौन सा? क्यूटिक्यूलर। बोलो फ्रॉम क्यूटिकल ऑफ लीव्स। सही है? बताओ 1 से 9% वाटर का लॉस यहीं से हो रहा है। और लेंटिसेल्स, बोलो फ्रॉम लेंटिसेल्स ऑफ स्टेम। हालांकि मैं आपको क्लियर कर दूं, लेंटिसेल्स रूट पर भी होते हैं गैसेस एक्सचेंज के लिए, लेकिन रूट ट्रांसपिरेशन नहीं करती, क्योंकि हमने डेफिनेशन में क्या बोला? लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स फ्रॉम द। तो रूट एरियल है क्या? नहीं। सही है बात या नहीं? तो रूट्स ट्रांसपिरेशन नहीं करती है बेसिकली, स्टेम लीफ को आप याद करिए। ठीक है बात या नहीं? और अप्रोक्सीमेटली 1% वाटर लॉस कहां से हो रहा है? तो मैक्सिमम वाटर लॉस कहां से होगा? कहां से होगा? तो बताइए कि हम इस टॉपिक में जो डिटेल करने वाले हैं ना बच्चे, क्या करने वाले हैं? बोलो वो हम स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन की ही करेंगे। किसकी करेंगे?
दूसरी बात, मैं आपको यहाँ दो बातें बहुत अच्छे से समझाना चाहता हूं जिनको आप अपने दिमाग में रखिए। पहली बात, पूछे क्या, हम जब ट्रांसपिरेशन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, तो प्लांट ने कभी भी ऐसी कोई एडेप्टेशन डेवलप नहीं की है जो ट्रांसपिरेशन को बंद करेगी। मैं आपको क्लियर कर दूं, प्लांट ट्रांसपिरेशन को कम करने के लिए अडॉप्टेशंस डेवलप करता है, ट्रांसपिरेशन बंद करने के लिए नहीं, क्योंकि प्लांट के लिए ट्रांसपिरेशन होना जरूरी है। तो सबसे पहली बात तो ये समझ जाओ कि अगर कहीं बोला जाए कि भाई प्लांट ने ये अडॉप्टेशन किया है तो उससे ट्रांसपिरेशन क्या होगा, बंद या कम, कम। ट्रांसपिरेशन को मिनिमाइज करने का काम करता है प्लांट, स्टॉप करने का काम कभी नहीं करता। तो बताइए, प्लांट के लिए ट्रांसपिरेशन होना बहुत जरूरी है। एक एसेंशियल फिनोमिना है बच्चे वाटर लॉस इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट्स इन द प्लांट बॉडी। तो प्लांट्स में आप कभी भी ऐसा कोई एडेप्टेशन नहीं पढ़ोगे जो कि उसने क्या कर रखा हो, वाटर लॉस को रोकने के लिए किया हो, नहीं, वाटर लॉस को कम करने के लिए करता है। एक चीज तो ये याद रखना। दूसरी जो बात याद रखनी है वो ये कि ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन प्लांट लॉस एक्स्ट्रा वाटर, प्लांट के पास जो एक्स्ट्रा वाटर होता है ना उसका लॉस करता है प्लांट। प्लांट का अपना जरूरत का पानी अगर निकलना शुरू हो जाए ना तो फिर प्लांट कहता है वाटर स्ट्रेस आ गया, क्या आ गया, फिर वो क्या करता है, ट्रांसपिरेशन को रोकने की कोशिश करता है। तो लॉस ऑफ वाटर हमेशा हम बोलते हैं, तो आप बताइए लॉस ऑफ वाटर हमेशा एक्स्ट्रा वाटर का होता है। इसका मतलब ट्रांसपिरेशन सबसे ज्यादा वही प्लांट करेंगे जिनके पास जरूरत से ज्यादा पानी होगा। समझ रहे हैं बात या नहीं? तो पानी कभी भी जरूरत वाला लॉस नहीं होता, एक तो ये याद करो, और दूसरा ये स्टॉप करने के लिए कोई एडेप्टेशन नहीं करेगा, हमेशा ट्रांसपिरेशन को मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा। प्लांट कभी भी ट्रांसपिरेशन को बंद करने की कोशिश नहीं करेगा, क्या कोशिश करेगा, रोकने की कोशिश नहीं करेगा, कम करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो डिटेल स्टडी जो हम करेंगे वो किसकी करेंगे, आप बताइए। स्टोमेटा एंड क्यूटिकल बोथ आर फाउंड ऑन लीफ, सो नॉन एज फोलियर ट्रांसपिरेशन। अगर आपसे फॉलियर ट्रांसपिरेशन पूछा जाए ना, फॉलियर, तो आप बताना स्टोमेटा और क्यूटिकल दोनों की बात, स्टोमेटा और दोनों की बात। और अगर स्टोमेटल बोला जाए तो सिर्फ स्टोमेटा की बात करना, लेकिन अगर फॉलियर बोला जाए, फॉलियर टर्म स्टैंड फॉर द लीफ, तो अगर क्या बोला जाए, फॉलियर, क्या बोला जाए, तो फिर आप समझ जाना कि स्टोमेटा और क्यूटिकल दोनों की बात हो रही है। तो बताइए, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन प्लस क्यूटिकल ट्रांसपिरेशन इज इक्वल टू द फॉलियर ट्रांसपिरेशन। तो बेसिकली मैं आपको डिटेल किसकी करवाऊंगा, क्योंकि प्लांट मैक्सिमम वाटर लॉस कहां से करते हैं, स्टोमेटा से। लेंटिसेल्स क्या होते हैं, क्यूटिकल से कैसे अरेंज होता है, ये सब चीजें आपको एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर नंबर 6 में पढ़ने को मिलेगा। अभी बेसिक आपका बात जो चल रहा है बच्चे, वो स्टोमेटा के लिए चल रहा है। किसके लिए, करें शुरू। आप बताइए, जब हम एक लीफ की बात करते हैं, किसकी भी, आप मान लीजिए कोई लीफ है प्लांट की, ये इसका क्या करते हैं, टीएस पढ़ते हैं, टीएस यहां से, तो बोलो एक दिखेगी अपर एपिडर्मिस, एक दिखेगी, तो लीफ में कितनी एपिडर्मिस है, एक। अपर एपिडर्मिस, और एक याद करोगे आप, ठीक है, ये क्या है, अपर एपिडर्मिस, ये क्या है, लोअर एपिडर्मिस। ठीक है, अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच का जो टिश्यू होता है ना, इसको मीजोफिल कहते हैं। अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच का जो टिश्यू होता है इसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। अब क्या कि कभी लीफ देखी है ना आपने, तो लीफ के बीच में एक रिब दिखती है आपको, मोटी मिड रिब, है ना। जब आप टीएस करोगे ना तो आपको सेंटर में वो दिखेगा, बोलो वो जाइलम फ्लोएम होता है बेसिकली। क्या होता है, जाइलम फ्लोएम। तो देखो सेंटर में मैंने मान लो यहाँ पर एक ये हिस्सा दिखाया, ये जाइलम फ्लोएम है, वेन वाला हिस्सा। ठीक है, लीफ की ऐसी सेल्स जो अपर एपिडर्मिस के पास होती हैं, बोलो सिलेंड्रिकल होती हैं, बोलो ऐसे, ग्रीन ज्यादा है, इनमें क्लोरोप्लास्ट के नंबर ज्यादा है, और कॉम्पैक्ट टिश्यू होता है, बोलो ऐसे। कैसा टिश्यू है, कॉम्पैक्ट टिश्यू है, जो कि अपर एपिडर्मिस के पास है। कहां पर है,
कैसा टिश्यू है, कैसा टिश्यू है, कॉम्पैक्ट। बोलो इंटरसेलुलर स्पेस काफी कम होते हैं। इस टिश्यू को ना पैलासिड कहते हैं। क्या कहते हैं? बेसिकली मैं आपको ये डाइकोट लीफ के बारे में बता रहा हूं बच्चे, तो पैलासिड कहते हैं। जो लोअर एपिडर्मिस की तरफ सेल होती हैं, बोलो वो स्फेरिकल होती हैं। कैसी होती हैं? और लूज होती हैं, लूजली अरेंज होती हैं। तो बोलो इनमें इंटरसेलुलर स्पेस बड़े होते हैं। लूजली अरेंज होती हैं तो इंटरसेलुलर स्पेस बड़े होते हैं। समझ रहे हैं बात या नहीं? ये जो लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस वाला टिश्यू है ना, ये इसको स्पॉन्जी टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? तो बोलो डाइकोट लीफ में पैलासिड और स्पॉन्जी दो टाइप का मीजोफिल टिश्यू होता है। सही है। ज्यादा इंटरसेलुलर स्पेस किसमें होते हैं, स्पॉन्जी में या पैलासिड में? किसमें? और कम पैलासिड में। तो ज्यादा इंटरसेलुलर स्पेस किसमें है? स्पॉन्जी में है। समझ रहे हैं बात या नहीं? और बोलो जहां इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं ना, जहां पर इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं वहां पर होती हैं बोलो गार्ड सेल्स। क्या प्रेजेंट होती हैं? गार्ड सेल्स। ये देखो जैसे मैंने ये बनाई ये, और ये गार्ड सेल्स यहां बनेगी, इनके बीच में जो छेद है बोलो वही तो स्टोमेटा है। ये जो पोर बन रहा है ना बीच में, ये कौन है? स्टोमेटा। समझ रहे हैं बात या नहीं? तो बोलो हर एक स्टोमेटा के पीछे एक लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस है जिसे हाइपो या सब स्टोमेटल कैविटी कहेंगे। क्या कहेंगे? हाइपो या सब स्टोमेटल। आप देखो लोअर एपिडर्मिस के पास का टिश्यू कौन? तो स्पॉन्जी में इंटरसेलुलर स्पेस, वही इंटरसेलुलर स्पेस कौन? और बोलो हर एक स्टोमेटा के साथ एक हाइपोस्टोमेटल कैविटी। तो मुझे बताओ हाइपोस्टोमेटल कैविटी ज्यादा अपर टिश्यू में है लोअर में? तो ज्यादा स्टोमेटा। तो बोलो डाइकोट लीफ में अपर एपिडर्मिस में स्टोमेटा कम और लोअर में ज्यादा होते हैं। कारण डाइकोट लीफ अर्थ के पैरेलल ग्रो करती है। अर्थ के ऊपर इसके लाइट क्या करेगी? सरफेस पे सीधी गिरेगी, तो टेम्परेचर राइज ज्यादा होगा। तो ये सोचते हैं कि यार ट्रांसपिरेशन कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इसलिए अपर एपिडर्मिस में स्टोमेटा के नंबर क्या हैं? क्या हैं? किसके नंबर? स्टोमेटा के। लेकिन साथ ही साथ याद रखो कि अपर एपिडर्मिस पे लाइट सीधी गिरती है ना, तो वाटर लॉस को कम करने के लिए, बोलो ऐसे, वाटर लॉस को कम करने के लिए ऊपर से एक वैक्सी लेयर भी प्रेजेंट होती है जिसका नाम है क्यूटिकल। क्या नाम है? क्या नाम है? ये डाइकोट्स में है। अब लाइट ऊपर से ज्यादा कहां गिर रही है, अपर पार्ट पे या लोअर पार्ट पे? तो बताओ ज्यादा क्लोरोप्लास्ट कहां होना चाहिए? अपर पार्ट में। तो बताओ अपर पार्ट की सेल्स बड़ी भी हैं और इनमें क्लोरोप्लास्ट के नंबर भी ज्यादा होते हैं। इसलिए आप कभी ध्यान से डाइकोट लीफ देखना, आपके घर पे लीफ हो ना, ध्यान से देखना, अपर सरफेस ज्यादा हरी होती है बजाय नीचे वाले के। नीचे वाली लाइट ग्रीन होती है, अपर वाली डार्क ग्रीन होती है। डार्क ग्रीन होने का कारण है उसका पैलासेड टिश्यू। कौन है? और पैलासेड टिश्यू। यहां पर लाइट सीधी गिरती है इसलिए क्यूटिकल भी प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट के नंबर भी ज्यादा है। लेकिन लाइट सीधी गिरेगी तो टेम्परेचर ज्यादा राइज होगा, तो वाटर लॉस ज्यादा ना हो जाए, इसलिए यहां स्टोमेटा के नंबर क्या रखे गए? इसलिए इंटरसेलुलर स्पेस भी क्या है? इसका मतलब हर एक स्टोमेटा के साथ एक लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस, जिसे कि आप हाइपोस्टोमेटल कैविटी या सब स्टोमेटल कैविटी कहते हैं, होना जरूरी है। बच्चा कहता है कि हाइपोस्टोमेटल कैविटी या सब स्टोमेटल कैविटी मींस एक स्टोमेटल पोर के साथ एक लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस होना क्यों जरूरी है? सही है बात या नहीं? तो आप बताइए कि सेल्स का ये नेचर है, बोलो ऐसे, कि सेल्स में से वाटर डायरेक्ट कभी वेपराइज नहीं होता। अगर ऐसा होता ना कि सेल्स में से वाटर क्या हो रहा होता, वेपराइज हो रहा होता, तो गर्मियों के दिनों में अपने घर से अगर यहाँ क्लास आते और क्लास से कहाँ जाते, तो सूख जाते भाई रास्ते में ही, क्योंकि पूरा पानी तो हमारी सेल्स का क्या हो जाता। तो बोलो सेल्स का नेचर है ही नहीं कि सेल से वाटर सीधा वेपराइज करे। समझ रहे हैं बात या नहीं? इसलिए होता क्या है बताइए कि जो जाइलम से पानी आएगा ना नीचे से, वो इन सेल्स को दिया जाएगा इधर उधर, सारी सेल्स को क्या मिलेगा? पानी। फिर आप बताओ कि जो सेल्स के पास एक्स्ट्रा वाटर होगा ना, क्या होगा? वो कहां निकलेगा? इस हाइपोस्टोमेटल, और फिर बोलो हाइपोस्टोमेटल कैविटी से वाटर
वेपर्स की फॉर्म में बाहर निकलेगा। इसका मतलब क्या, सीधा सेल से पानी निकल रहा है? कहां से निकल रहा है? और हाइपोस्टोमेटल कैविटी में पानी कौन सा आएगा, जो काम का होगा या एक्स्ट्रा होगा? समझ रहे हैं बात या नहीं? इसका मतलब इस हाइपोस्टोमेटल कैविटी में क्या रहता है? एक्स्ट्रा वाटर, और वो ट्रांसपेरेंट होता है। क्या सीधा डायरेक्ट सेल से होगा? कहां से होगा? हाइपोस्टोमेटल कैविटी से। इसका मतलब हर एक स्टोमेटा के साथ किसका होना जरूरी है? बोलो, यहां से एक कॉन्सेप्ट और क्लियर हो गया। पूछो क्या? मोनोकोट लीफ अर्थ के परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है? दोनों तरफ स्टोमेटा के नंबर सेम होते हैं। आइसोबाइलेटरल लीफ क्या कहते हैं? और दोनों तरफ स्टोमेटा के नंबर, पूछो क्यों? क्योंकि उसमें पहला सेट और स्पॉन्जी का डिफरेंशिएशन है ही नहीं। मोनोकोट में प्योरली स्पॉन्जी होता है, ऊपर नीचे दोनों तरफ, इधर भी स्पॉन्जी इधर भी स्पॉन्जी, तो दोनों तरफ इंटरसेलुलर स्पेस, दोनों तरफ स्टोमेटा के नंबर, आइसोबाइलेटरल लीफ। तो बताओ, स्टोमेटा होने के लिए इंटरसेलुलर स्पेस होना जरूरी है। बोलो ऐसे, क्योंकि पानी सेल से नहीं, इंटरसेलुलर स्पेस से लॉस होता है। किसकी फॉर्म में? हाँ, इसीलिए बताओ, पहला सेट में क्या है? इंटरसेलुलर स्पेस, इसलिए अपर एपिडर्मिस में स्टोमेटा के नंबर, और लोअर एपिडर्मिस के पास स्पॉन्जी टिश्यू में इंटरसेलुलर स्पेस, तो स्टोमेटा के नंबर भी। क्लियर है बात या नहीं? और वाटर लॉस जो होता है वो एक्स्ट्रा होता है। और जब भी सेल को या प्लांट को ये लग जाए कि भाई मेरे काम का पानी क्या हो रहा है, जो मेरे जरूरत का पानी है, जो मेरे जरूरत आएगा मेटाबॉलिज्म में, वो क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? बोलो, इस कंडीशन को कहते हैं वाटर स्ट्रेस। क्या कहते हैं? वाटर। प्लांट अपने स्टोमेटा बंद कर लेता है वाटर स्ट्रेस की कंडीशन में। तो वो कहता है कि भाई एक्स्ट्रा वाटर निकल जाए तो निकल जाए, काम का ना निकले, वरना मैं मर जाऊंगा। इसलिए कह रहा हूं, प्लांट्स में अडॉप्टेशन वाटर लॉस को कम करने के लिए है, बंद करने के लिए नहीं। इसका मतलब ट्रांसपिरेशन तो चलता ही रहता है। बढ़े आगे। तो अब क्या करते हैं, अपने गार्ड सेल के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? ये टॉपिक आगे बढ़ाने से पहले एक बात मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूं। बताइए क्या? कि जो हम फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं ना बच्चे, वो क्लोरोप्लास्ट में पढ़ते हैं ना। तो बताइए, जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, वो मीजोफिल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। बोलो, क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन मीजोफिल सेल्स। तो क्लोरोप्लास्ट कहां प्रेजेंट होते हैं? कहां प्रेजेंट होते हैं? सही है बात? यस और नो? इसका मतलब एपिडर्मिस में चाहे लोअर हो और चाहे, वहां क्लोरोप्लास्ट नहीं होते। ठीक है? बताइए, स्टोमेटा पर ये जो सेल्स दिख रही है ना आपको, छोटी छोटी दो, ये साइडों में, पोर के साइडों में, ये बोलो, इनको गार्ड सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बोलो, होती तो ये भी एपिडर्मल सेल नहीं है, एपिडर्मिस में तो है, लेकिन स्पेशलाइज्ड है, दूसरी एपिडर्मल सेल से थोड़ी अलग है। पूछो कैसे? चलो शुरू करते हैं। यहां तक तो पूछेंगे। देखो, डाउट ना होने के सिर्फ कितने कारण होते हैं? पहला, पूरा समझ आ गया, और दूसरा, कुछ भी समझ नहीं आया। तो आपको कोई डाउट है नहीं, तो क्या मानूं मैं? आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम स्टोमेटा की। बोलो, स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। बोलो, टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ, लेकिन वैसे स्टोमेटा की कोई स्ट्रक्चर नहीं होती। पूछो क्यों? अरे स्टोमेटा तो एक पोर है, पोर की क्या स्ट्रक्चर है? स्ट्रक्चर होती है उसके आसपास के कंट्रोल करने वाली सेल्स की, जिनको हम गार्ड सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? गार्ड सेल्स कहते हैं। समझ रहे हैं बात या नहीं? बोलो, डाइकोट प्लांट्स में गार्ड सेल्स बीन शेप्ड, किडनी शेप्ड या क्रिसेंट शेप की होती हैं। कैसे कैसी बोलोगे? बीन शेप्ड, किडनी शेप्ड, या फिर क्या बोलोगे? क्रिसेंट शेप। क्रिसेंट का मतलब होता है अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार। एनसीईआरटी ने लिखा है इसको, ठीक है ना? क्रिसेंट शेप लिखी है एनसीईआरटी ने, ऐसी शेप। तो ऐसी बोल दो, या किडनी शेप या बीन शेप बोल दो। किसकी बात चल रही है? गार्ड सेल की। तो एनसीईआरटी लिखती है किडनी शेप, कैसी? क्रिसेंट शेप, बीन शेप। तो बीन और किडनी तो बच्चों को पता है, क्रिसेंट बोलो अर्धचंद्राकार, आधे चांद जैसी। समझ रहे हैं बात या नहीं? तो बताइए, गार्ड सेल्स हैं। क्या है? गार्ड सेल्स को चारों तरफ से कवर करती हैं एपिडर्मल सेल्स, रियल वाली।
क्या गार्ड सेल्स भी एपिडर्मल सेल्स हैं? बिल्कुल हैं, बोलो यस। गार्ड सेल्स भी क्या है, लेकिन इनको चारों तरफ से कवर कौन करती हैं? रियल एपिडर्मल सेल्स। सही है। क्या गार्ड सेल्स भी एपिडर्मल सेल्स हैं? बस ये थोड़ी स्पेशलाइज्ड हैं। बोलो दूसरों से थोड़ी अलग हैं। बोलो दूसरों से थोड़ी अलग हैं। पूछो कैसे, पूछो कैसे अलग हैं। देखो बात करते हैं आपके साथ अभी इसी के बारे में। ये चारों तरफ से जो सेल्स कवर कर रही हैं, बोलो ये हैं एपिडर्मल सेल्स। सही है। बोलो इनको सबसिडरी सेल्स, सेकेंडरी सेल्स या हेल्प सेल्स कहा जाता है। ठीक है। और बीच में जो बीन शेप्ड दो सेल दिख रही है ना आपको, ये इनको बोलो गार्ड सेल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्या गार्ड सेल्स भी एपिडर्मल सेल्स हैं? क्या गार्ड सेल्स भी एपिडर्मिस में होती हैं? तो क्या गार्ड सेल्स भी एपिडर्मल सेल्स हैं? बट आप बताइए स्पेशलाइज्ड, क्या बताएंगे? स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स। ठीक है बात। पूछो हाउ। पहला तो बताओ इनकी स्पेशल शेप, जो कि एपिडर्मल सेल्स की कोई शेप स्पेशल नहीं है, यहां पर स्पेशल शेप है कि भाई कैसी दिखेंगी, बीन शेप या। बोलो अगर प्लांट डाइकोट है, बोलो अगर प्लांट, तो डाइकोट प्लांट में जो गार्ड सेल होती है ना, गार्ड सेल, वो कैसी होती हैं? बोलो किडनी, बीन या क्रिसेंट शेप। समझ रहे हैं बात या नहीं? और अगर प्लांट कैसा है, कैसा है प्लांट, अगर कैसा है, बोलो मोनोकोट। कैसा प्लांट है? तो मोनोकोट में इनकी शेप होती है, बोलो डंबल शेप्ड। कैसी होती है? डंबल शेप्ड। समझ रहे हैं बात या नहीं? तो इसका मतलब पहली बात तो ये स्पेशलाइज्ड है अपनी शेप में, दूसरी एपिडर्मल सेल से। हाँ या ना? दूसरी इनकी स्पेशलिटी है, बोलो थिकनेस ऑफ द वॉल। दूसरी स्पेशलिटी क्या है? थिकनेस ऑफ द वॉल। बोलो जो गार्ड सेल्स के चारों तरफ एपिडर्मल सेल्स हैं, बोलो ऐसे, इन सेल्स की जो सेल वॉल है ना, वो चारों तरफ से इक्वली थिक है। बोलो ऐसे। ये सेल चारों तरफ से इक्वली क्या है? लेकिन जब बात किसकी आती है, जब बात किसकी आती है? गार्ड सेल्स की। किसकी? तो आप बताइए, गार्ड सेल्स की जो इनर वॉल होती है ना, इनर वॉल, वो आउटर की कंपेयर में थिक है। अंदर वाला हिस्सा जो होता है वो कैसा होता है? थिक होता है। कैसा होता है? तो इसका मतलब क्या गार्ड सेल इक्वली थिक है? सेल वॉल इसकी इक्वली थिक है क्या? बोलो अनइक्वल थिकनेस ऑफ द सेल वॉल। बोलो अनइक्वल थिकनेस ऑफ द सेल वॉल। बोलो ये है आउटर वॉल। एनसीईआरटी क्या लिखती है? बोलो अवे फ्रॉम स्टोमेटल पोर। जो स्टोमेटल पोर से दूर होती है उसे क्या कहते हैं? आउटर वॉल। बोलो आउटर वॉल है थिन एंड इलास्टिक। कैसी है? और अंदर वाली वॉल का नाम बोलो इनर वॉल। क्या बोलेंगे? इनर वॉल। क्या बोलोगे? बोलो टू वर्ड्स, बोलो टू वर्ड्स, स्टोमेटल पोर, मतलब जो स्टोमेटल पोर के पास होती है। और ये वॉल कैसी है? बोलो थिक एंड इलास्टिक। इलास्टिक तो पूरी गार्ड सेल है, ध्यान रखें ये बात। तो दूसरी स्पेशलिटी क्या है? अनइक्वल थिकनिंग ऑफ द सेल वॉल। क्या बोलेंगे? तो पहली स्पेशलिटी है बोलो स्पेशल शेप, और दूसरी स्पेशलिटी है अनइक्वल थिकनेस ऑफ द सेल। इनर वॉल थिक है, आउटर वॉल थिन एंड इलास्टिक है। ठीक है। गार्ड सेल्स में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होती है, बोलो वो सब में ही होती है, कोई भी प्लांट सेल हो, कोई बड़ी बात नहीं है ये। तीसरी बात याद करो, हमने अभी भी एक बात बोली, पूछो क्या? कि भाई जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं ना, क्लोरोप्लास्ट, ये मीजोफिल सेल्स में होते हैं, गार्ड सेल्स में नहीं, सॉरी एपिडर्मल सेल्स में नहीं, मीजोफिल्स में होते हैं। अच्छा, क्या गार्ड सेल एपिडर्मल है? स्पेशलाइज्ड है? पूछो क्यों? बोलो इनमें क्लोरोप्लास्ट भी होते हैं। बोलो ऐसे, इनमें
क्लोरोप्लास्ट भी होते हैं, तो बोलो क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट है। कोई प्रॉब्लम? तो स्पेशलिटी एक तो शेप हो गई, अनइक्वल थिकनिंग ऑफ सेल वॉल हो गई, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट हो गया, साथ ही साथ याद करो, पूछो क्या, रेडियल अरेंजमेंट ऑफ सेल्यूलोजिक माइक्रोफाइब्रिल। बोलो रेडियल अरेंजमेंट ऑफ सेल्यूलोजिक माइक्रोफाइब्रिल। माइक्रोफाइब्रिल्स का अरेंजमेंट कैसा? बोलो रेडियल अरेंजमेंट। कैसा अरेंजमेंट? रेडियल अरेंजमेंट। रेडियस पर ऐसे सेल्यूलोजिक माइक्रोफाइब्रिल प्रेजेंट होते हैं। समझ रहे हैं बात या नहीं? तो बोलो रेडियल सेल्यूलोजिक माइक्रोफाइब्रिल की प्रेजेंस। बोलो रेडियल सेल्यूलोजिक माइक्रोफाइब्रिल्स भी प्रेजेंट हैं, जो कि गार्ड सेल्स की ओपनिंग क्लोजिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है बात या नहीं? तो चार स्पेशलिटी आपको याद करनी है। एक तो शेप, अनइक्वल थिकनेस ऑफ सेल वॉल, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड रेडियल अरेंजमेंट ऑफ द माइक्रोफाइब्रिल्स। अब माइक्रोफाइब्रिल्स के अरेंजमेंट के बारे में बताता हूं मैं। आपके पास अनअकैडमी का स्टडी पैकेज है अभी? कोई भी? हाँ कोई भी दे दो, बस मैं काम हो जाएगा अपना, मेरे को आपको सब समझाना है बस। जैसे ना ये अपना स्टडी पैकेज है, इसका मैं थोड़ा सा हाफ पोर्शन कर लूँ बीच में से। इसको ऐसे देखो आप, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। ये वाली बात है अपने, ये वाली, ये क्या है? पोर। क्या दिख रहा है ये? और ये जो हिस्सा है ना, ये इनर वॉल है इधर वाली सेल की, और ये इनर वॉल इधर वाली सेल की। मतलब बेसिकली मैं आपको स्ट्रक्चर यहां से दिखा रहा हूं, और इधर ये पूरी एक सेल है, और इधर पूरी एक सेल है। समझ रहे हैं बात या नहीं? अब बच्चे को पता क्या लग रहा है? पूछो क्या, कि भाई जो सेल्यूलोजिक माइक्रोफाइल है यहां से निकला, यूं गया, यूं गया, यूं गया। बोलो यूं जाएगा तो फिर साइटोप्लाज्म में से जाएगा ना, तो यूं नहीं गया, वो तो डायग्राम 2D पे है। आप बोलो वो सेल्यूलोजिक माइक्रोफाइबर पूरी सेल वॉल में फैला हुआ है, यूं यूं। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? भी आप सोचो ये है सेल, ये इसकी इनर वॉल, तो सेल्यूलोजिक माइक्रोफाइब्रिल यूं है पूरा। अब ये डायग्राम क्या है कि ये स्टोमेटा ऐसे होगा ना लीफ में, तो सेल्यूलोजिक माइक्रोफाइब्रिल यूं जा रहे हैं। वॉल के अंदर अंदर, समझ रहे हैं? आप सीधा साइटोप्लाज्म से मत याद करिए यूं, बच्चा इसमें कंफ्यूज ही रहता है कि ये तो साइटोप्लाज्म में से गया, तो फिर ऐसे तो फिर हो जाता ना कि जब साइटोप्लाज्म में से फाइब्रिल जाता तो उस पे माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, गोल्जी बॉडी फाइब्रिल्स पे लटक रहे होते, पेनिट्रेशन हो जाता उनका। वो नहीं, साइटोप्लाज्म से नहीं जा रहा, सेल वॉल के अंदर है यूं। ये बात कितने लोगों के ऊपर से गई है? क्या बात है, बढ़िया बता दिया मैंने। लो एक आई कार्ड दो मेरे को। स्टोमेटा ओपनिंग क्लोजिंग में कैसे हेल्प करते हैं बच्चे, ये मैं आपको बताता हूँ सेल्यूलोजिक माइक्रोफाइब्रिल्स के बारे में। कोई भी दे दो। हाँ अरित्रा, अरित्रा ने दे दिया भाई। आप ऐसे समझो कि क्या होता है कि जब पानी गार्ड सेल्स के अंदर आता है, जो सब्सिडरी सेल है ना ये चारों तरफ, इनमें से पानी किस में एंटर करता है? किस में एंटर करता है? गार्ड सेल्स में। ये जो ब्लू कलर का एरो दिख रहा है वो किसको दिखा रहा है? पानी को। तो बोलो जब वाटर एंटर करेगा ना अंदर, क्या करेगा? तो बोलो गार्ड सेल क्या हो जाए? टर्जिड, यस और नो? तो बोलो स्टोमेटा ओपन हो जाता है। बोलो ऐसे, गार्ड सेल अगर क्या हो जाए तो स्टोमेटा, और बच्चे अगर गार्ड सेल क्या हो जाए? फ्लैसिड, तो जो स्टोमेटा है ना वो क्लोज हो जाता है। फ्लैसिड हो जाए तो क्लोज, और टर्जिड हो जाए तो हाँ। और इसमें हेल्प करते हैं सेल्यूलोजिक माइक्रोफाइब्रिल्स। पूछो कैसे? देखो ऐसे, यूं समझो इसको आप। ये जो मेरा हाथ दिख रहा है ना आपको, ये इनर वॉल है, थिक एंड इलास्टिक, थिक। और ये जो ब्लू कलर का आई कार्ड दिख रहा है ना आपको, इसका रिबन जैसे दिख रहा है ब्लू कलर का, ये जो रिबन है ना बच्चे, ये सेल्यूलोजिक माइक्रोफाइब्रिल सेल वॉल के अंदर।
और जहां मेरा आपको लेफ्ट हैंड दिख रहा है ना, ये बोलो ये सेल का साइटोप्लाज्म है। सेल का पानी अंदर लाओ साइटोप्लाज्म के, किसको अंदर लाओ? तो सेल टर्जिड होगी या फ्लैसिड? जब आसपास की सेल्स में से पानी अंदर आएगा तो सेल टर्जिड होगी। टर्जिड होगी तो बोलो सेलुलोजिक माइक्रोफाइबर जो है वो स्ट्रेच होगा, खिंचेगा। खिंचेगा तो ये जो वॉल है ना, ये वॉल, ये वाली, ये देखो अंदर की तरफ स्ट्रेच हो जाएगी, क्योंकि टर्जिडिटी पर सेल अपनी रियल शेप में आ जाती है। तो स्टोमेटा देखो क्या हो गया, क्यों? क्योंकि सेलुलोजिक माइक्रोफाइब्रिल क्या हो रहे हैं? स्ट्रेच, टर्जिड होने की वजह से। जब ये स्ट्रेच होते हैं ना, तो ये इनर वॉल अंदर की तरफ क्या होगी? खींचेगी। अंदर की तरफ खींचेगी तो स्टोमेटा। अब बोलो सेल में से पानी निकला बाहर, सही है, तो जो सेलुलोजिक माइक्रोफाइब्रिल जो अभी तक क्या थे, अब सेल फ्लैसिड होगी तो बोलो ढीले हो जाएंगे। सेलुलोजिक माइक्रोफाइब्रिल ढीले हो गए तो बोलो वॉल सीधी हो जाएगी, सीधी हो जाएगी तो स्टोमेटा क्लोज। फाइबर स्ट्रेच, स्टोमेटा, फाइबर ढीले तो टर्जिडिटी पर स्टोमेटा क्या हो जाते हैं, और फ्लैसिडिटी पर। तो अगर टर्जिड सेल हो तो स्टोमेटा, फ्लैसिड हो तो स्टोमेटा। कितने लोगों के ऊपर से गई ये बात? तो सेलुलोजिक माइक्रोफाइब्रिल्स एनसीईआरटी ने भी दिखाए हैं आपको, डायग्राम दिखेगा ना 187 पे नीचे नीचे स्टोमेटा का, तो गार्ड सेल में छोटी 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 लाइनें हैं, बोलो वो रेडियली अरेंज्ड सेलुलोजिक माइक्रोफाइब्रिल्स हैं। हाँ, सेलुलोजिक माइक्रोफाइब्रिल्स हैं, याद रखनी है आपको ये बात। और सेलुलोजिक माइक्रोफाइब्रिल्स स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग में क्या करते हैं? आसपास की सेल्स में से अगर पानी सेल गार्ड सेल के अंदर जाएगा तो टर्जिड हो जाएगी सेल और स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, और अगर आसपास की सेल्स में पानी बाहर निकल जाएगा तो सेल फ्लैसिड और स्टोमेटा। बोलो गार्ड सेल में पानी आता कैसे है और जाता कैसे है? पानी कोई ना कोई मेटाबॉलिक मैकेनिज्म तो होगा, यस और नो? तो अब उस पे आते हैं अपने। यहां तो कोई प्रॉब्लम किसी को हो तो खड़े हो जाओ। क्या बात है, कोई डाउट ही नहीं है किसी को? चलो अब पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ द स्टोमेटा एंड स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग का। बताइए, मल्टीपल थ्योरीज दी गई हैं स्टोमेटा ओपनिंग क्लोजिंग के लिए, बोलो ऐसे, लेकिन अभी वैलिड एक ही है। जैसे सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर के लिए बहुत सारी थ्योरीज हैं, बाकी हर मैकेनिज्म के लिए बहुत सारी थ्योरीज हैं, लेकिन जो वैलिड है वही हमें पढ़नी है। तो बताओ अभी वैलिड थ्योरी क्या है? बोलो एक्टिव H प्लस K प्लस आयन एक्सचेंज थ्योरी। क्या बोलेंगे? एक्टिव मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल जो है बच्चे, या हम कहते हैं थ्योरी है किसके लिए? स्टोमेटा की ओपनिंग के लिए। वो कौन है? सही है बात या नहीं? लेविट नाम के साइंटिस्ट ने बताया था स्टोमेटा क्लोजिंग ओपनिंग के लिए बच्चे, उनके बारे में बात करते हैं। आप बताइए, जैसे कि अपने पास एक गार्ड सेल है, क्या है ये? और पता है गार्ड सेल की इनर वॉल थिक होती है, ये गार्ड सेल की इनर वॉल है, सही है, ठीक है ना? अरे हाँ ना तो बोल दो। और ये बोलो गार्ड सेल की वैक्यूल कौन है? बोलो जनरली क्या होते हैं कि जो स्टोमेटा होते हैं, बोलो ऐसे, स्टोमेटा जो होते हैं वो फोटो एक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? बोलो डे टाइम ओपन हो जाते हैं और नाइट ये क्लोज हो जाते हैं, सही है, यस और नो? ऐसा कैसे है उसी पे बात करते हैं अपने। जनरली बोल रहा हूँ, जनरली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कैम प्लांट्स के अंदर स्टोमेटा का काम थोड़ा उल्टा होता है। कैम प्लांट्स में स्टोमेटा का काम थोड़ा उल्टा होता है, कैम में रात को तो खुलते हैं दिन में बंद होते हैं, उस पर भी डिस्कस करेंगे अपने बढ़िया से, ठीक है? अभी डे टाइम की बात करते हैं, स्टोमेटा को खोलते हैं। बताइए, स्टोमेटा में फोटोसिंथेसिस से बनता है कार्बोहाइड्रेट, बना? मतलब स्टोमेटा के में प्लांट बॉडी के अंदर होता है कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट ट्रांसपोर्ट होके आया फोटोसिंथेसिस से। अच्छा, फोटोसिंथेसिस से कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज कैसे बनता है मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, केल्विन साइकिल, ग्लूकोज फॉर्मेशन, फिर गार्ड सेल्स के पास ग्लूकोज आ गया, सही है, मीजोफिल सेल्स में बना और गार्ड सेल्स के पास आ गया। अब ये जो गार्ड सेल्स होती हैं
इनमें बोलो ग्लाइकोलाइसिस चलेगा ग्लूकोज से। ग्लाइकोलाइसिस में टोटल रिएक्शन होती है 10, है ना बेटा। फर्स्ट क्लास है, थोड़ा सीधे बैठिए आप। एनर्जेटिक रहेंगे तो आपका टीचर डबल एनर्जी के साथ पढ़ाएगा आपको। नहीं समझ रहे आप मेरी बात? हाँ, और टॉपिक हम क्या पढ़ रहे हैं? प्लांट फिजियोलॉजी। समझ रहे हैं बात या नहीं? तो ये मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ऐसे मतलब हंसते खेलते ही आ जाएगा दिमाग में। कॉन्सेप्ट है, फैक्ट है, तो उनको दिमाग में रखना बहुत जरूरी है, और एग्जाम में क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। समझ रहे हैं बात या नहीं? क्या आप चाहते हैं कि अब आप मेरे से पढ़ने के बाद भी ये कहते फिर कि नहीं यार फिजियोलॉजी तो रटना पड़ेगा? हाँ, तो फिर पढ़ रहे हो ना ईमानदारी से, तो फिर बढ़िया से करना भी। एग्जाम में सारे क्वेश्चन +4 करेंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा क्या दिखना होता है? एनर्जेटिक। मास्टर को अगर बच्चा एनर्जेटिक दिख गया ना, फिर मास्टर नाच नाच के पढ़ाता है, बेचारा पूरी एनर्जी लगाता है कि मेरा बच्चा मुझसे पढ़ना चाह रहा है। नहीं तो बताओ, कार्बोहाइड्रेट जो है उससे आप 10 स्टेप पढ़ते हो, 10वें स्टेप में पायरुविक एसिड बनता है। 9 चलाओ ना आप, 9वें स्टेप में पीईपी बनता है। और एम्फिबॉलिक पाथवे में हम बोल के आए थे कि भाई इंटरमीडिएट कंपाउंड इधर उधर भी काम आ सकते हैं, आ सकते हैं ना। तो इस पीईपी में जिसके अंदर की 3 कार्बन है, इसको एक CO2 दो और इससे बनवाओ ऑक्सैलो एसिडिक एसिड। और बताओ ये काम कौन करेगा? बोलो एक एंजाइम, बोलो ऐसे। और उस एंजाइम का नाम क्या बोलोगे? लो चलो, फिर एक क्वेश्चन और तैयार हो गया। पूछो कौन सा? याद करो, जब हमने बच्चे फोटोसिंथेसिस में टेबल पढ़ी थी ना, टेबल में 9 नंबर क्वेश्चन था, डज द प्लांट हैव पेप्केज? C3 और C4 दोनों में यस करवाया था। हालांकि फोटोसिंथेसिस में पेप्केज काम नहीं करता C3 में, लेकिन फिर भी यस करवाया था। डज द प्लांट हैव? तो क्या C3 प्लांट में पेप्केज होता है? अगर हाँ तो कहां? हाँ, गार्ड सेल्स में, जो कि स्टोमेटा की ओपनिंग में हेल्प करता है। सही है बात या नहीं? तो बोलो यहां जो पेप्केज है वो CO2 जोड़ेगा और क्या बनवाएगा? और फिर ऑक्सैलो एसिडिक एसिड से बनेगा मैलिक एसिड। क्या बनेगा? और अब ये जो मैलिक एसिड है ना बच्चे, एसिड मतलब जो H+ आयन देते हैं, एसिड। तो बोलो मैलिक एसिड ब्रेक डाउन इनटू मैलेट माइनस और H+। बोलो मैलेट और H, मैलेट और H। तो अंदर क्या हो गया? H+ आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ गई, बढ़ गई, बढ़ गई। तो बताओ अब क्या हो गया कि दिन में ना, बोलो ड्यूरिंग डे टाइम, गार्ड सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी, बोलो ऐसे, इस तरह की होती है कि जो H+ आयन है ना वो बाहर जाते हैं। बोलो ऐसे कि जो H+ आयंस हैं वो कहां जाते हैं? और बाहर कौन है? बोलो दूसरी हेल्प सेल्स है ना, सब्सिडरी सेल्स, उसमें जा रहे हैं बाहर। का मतलब ये है, यहां इधर कौन सी सेल है? या फिर सेकेंडरी सेल है ये, है ना। इसमें H+ आ रहे हैं। बोलो जब H+ इसमें आ रहे हैं ना, बोलो ऐसे, तो ये एनर्जी खर्च हो रहे हैं, ATP खर्च हो रहा है। ATP खर्च होके इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहां से निकलेगा और उस एनर्जी का यूज करेगा कौन? बोलो ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, मतलब पंप प्रोटीन। और इनऑर्गेनिक H+ आयंस जो है बच्चे, उसको पंप करवाया जाएगा गार्ड सेल से सबसिडरी सेल्स में। इसलिए देखो ऊपर क्या लिखा है, एक्टिव H+, कि H+ का ट्रांसपोर्ट जो होता है एनर्जी खर्च करके होता है। तो आप देखो H+ आप ले आए बाहर, अंदर किसका चार्ज बढ़ गया? नेगेटिव, क्योंकि मैलेट माइनस की अमाउंट अंदर बढ़ गई, हाँ या ना। तो बोलो नेगेटिव चार्ज बैलेंस करने के लिए, बोलो नेगेटिव चार्ज बदले में अंदर K+ आयन आते हैं। कौन आते हैं? कहां से? दूसरी सेल्स में से। यहां आके ये बनाएंगे, बोलो पोटेशियम मैलेट। क्या बनाएंगे? बोलो पोटेशियम मैलेट एक सॉल्यूबल सब्सटेंस है। तो मैलेट माइनस और K+ जुड़े हो तो क्या बन गया? और पोटेशियम मैलेट कैसा सब्सटेंस है? कैसा? सॉल्यूबल सब्सटेंस है ना। और बताओ कि जब ये सॉल्यूबल सब्सटेंस गार्ड सेल में क्या होगा? तो गार्ड सेल्स में सॉल्यूट की अमाउंट बढ़ेगी, गार्ड सेल्स में। और गार्ड सेल्स में सॉल्यूट की अमाउंट बढ़ने का मतलब है कि यहां OP बढ़ेगा। OP बढ़ेगा तो बोलो सेल का DPD भी बढ़ेगा। DPD बढ़ेगा तो बोलो एंड ऑस्मोसिस होगा। पानी की डिमांड बढ़ गई ना गार्ड सेल में, तो आसपास की सेल से क्या आएगा?
और जब पानी अंदर आएगा तो बोलो सेल टर्जिड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? टर्जिड हो जाएगी, तो स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। लेकिन आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ते हो ना जब आप, तो आपको पता चलता है कि भाई एक आयन के चार्ज को दूसरा आयन जब बैलेंस करने के लिए आता है तो सेम अमाउंट में आए, ऐसा जरूरी? तो K प्लस ज्यादा अंदर आएंगे। बोलो ऐसे, K प्लस आयंस जो है ना वो ज्यादा अंदर आएंगे। और जब K प्लस आयन अंदर क्या आएंगे? क्या आएंगे? तो K प्लस आयंस जब अंदर बैलेंस ज्यादा आएंगे ना बच्चे, तो उनको बैलेंस करने के लिए ना पीछे पीछे Cl माइनस भी आ जाएगा। कौन आ जाएगा? और ये मिलकर बना देंगे KCl। बोलो ये भी सॉल्यूबल होता है। इसका मतलब पोटेशियम मैलेट एंड KCl बोथ आर सॉल्यूबल। सॉल्यूबल तो सॉल्यूट की अमाउंट अंदर क्या हो गई? सॉल्यूट की अमाउंट अंदर क्या हो गई? और सॉल्यूट की अमाउंट अंदर ज्यादा होने का मतलब है OP। OP ज्यादा तो DPD ज्यादा तो वाटर की डिमांड ज्यादा, तो सेल के अंदर पानी, और सेल क्या हो जाएगी? स्टोमेटा ओपन, है ना? एक तो ये याद करो आप बात। क्लियर है बात या नहीं? अब एक बात और समझना, पूछो क्या? यहां से पोटेशियम का और Cl माइनस का एक फंक्शन और तैयार हो गया NCERT के अकॉर्डिंग। पूछो क्या? एनायन कैटायन बैलेंस। पॉजिटिव नेगेटिव को बैलेंस करने का काम करते हैं ये। जब भी आयंस का मतलब लेवल बिगड़ता है ना, या चार्ज का लेवल प्लांट बॉडी में, तो उसको बैलेंस करने में मेनली फंक्शन पोटेशियम और Cl माइनस करते हैं। हमारी बॉडी में सोडियम भी होता है, लेकिन प्लांट के लिए बॉडी के अंदर सोडियम एसेंशियल नहीं है। इसलिए आप काउंटर पे आकर मेरे से सोडियम मत पूछिएगा, क्योंकि मैं अभी प्लांट्स पढ़ा रहा हूँ बेसिकली आपको, क्योंकि गार्ड सेल्स प्लांट में होते हैं, एनिमल्स में नहीं। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो प्लांट्स में एनायन कैटायन बैलेंस बेसिकली कौन करता है? आप NCERT देखो, पेज नंबर 196 है। 196 मिनरल न्यूट्रिशन में नीचे नीचे हेडिंग है रोल ऑफ द मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट, और 197 पे पोटेशियम है। पोटेशियम की 4th लाइन में लिखा हुआ है एनायन कैटायन बैलेंस। देखो लिखा हुआ है क्या? हाँ, तो पेज पलटो, 198 पे आओ। लास्ट आयन है, मिनरल है बच्चे, क्लोरीन, और क्लोरीन के अंदर भी एनायन कैटायन बैलेंस लिखा हुआ है। तो इसका मतलब नेगेटिव पॉजिटिव का जो चार्ज है वो बैलेंस हो रहा है। हाँ या ना? एक ना एक क्वेश्चन ऐसे बन जाए मान लो, या आपको सीधा बोल देंगे भी पोटेशियम अंदर आया तो स्टोमेटा खुल गए, या तो सीधा बोल देंगे पोटेशियम स्टोमेटा, Cl माइनस अंदर आया स्टोमेटा। तो बच्चे का एक डाउट बन जाता है, पूछो क्या? सर पोटेशियम अंदर आएगा, उसके बाद तो पोटेशियम मैलेट बनेगा, फिर स्टोमेटा खुलेंगे। मैं यहां क्लियर कर दूं, पोटेशियम अंदर आया और सिर्फ पोटेशियम आयन आया, कोई मैलेट वैलेट नहीं बना। बोलो ऐसे। अकेला Cl माइनस आया, कोई KCl नहीं बना, तो भी स्टोमेटा ओपन होंगे। तो भी स्टोमेटा ओपन होंगे। पूछो क्यों? क्योंकि मिनरल्स तो अपने आप में खुद सॉल्यूट होते हैं। अगर किसी सेल के अंदर K प्लस की अमाउंट बढ़ेगी तो बोलो उसका OP बढ़ेगा। बोलो किसी सेल के साइटोप्लाज्म में और Cl माइनस की अमाउंट, तो उसका OP बढ़ेगा, क्योंकि मिनरल्स आर आल्सो सॉल्यूट्स। NCERT पेज नंबर 196, फंक्शन ऑफ द मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, रोमन में 1 2 3 4 लिखा हुआ है। दिख रहा है क्या? 4th फंक्शन क्या है? देखो आप, सम एसेंशियल एलिमेंट्स कैन, और एग्जाम्पल इसमें पोटेशियम का ही दिया है NCERT ने भी, है ना? तो याद रखें कि अगर अकेला पोटेशियम पे आएगा ना तो भी स्टोमेटा खुल जाएंगे। बोलो ऐसे। हाँ, ना कुछ बने अकेले पोटेशियम से भी स्टोमेटा खुल जाएंगे, क्योंकि पानी तो अकेले पोटेशियम के पीछे पीछे भी चलेगा। नहीं समझ पाए बात को? चलो अब बोलो, रात का टाइम है, ये तो दिन में था कि स्टोमेटा क्या हो गया। अब नाइट में क्या होगा? बोलो नाइट में काम उल्टा चल पड़ेगा। H प्लस जाएंगे, H प्लस जाएंगे, कब की बात चल रही है? रात की, नाइट में। सही है बात या नहीं? नाइट में होगा क्या? बोलो जो H प्लस है ना, H प्लस, कौन? H प्लस, वो अब यहां से क्या होंगे? अंदर जाएंगे, और बदले में K प्लस। सही है बात या नहीं? बोलो H प्लस अंदर गए, K प्लस बाहर आए, तो फिर से आपको क्या मिल जाएगा? मैलेट आयन, और ये मिलकर क्या बन जाएगा? तो इसका मतलब अंदर फिर से H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। बढ़ेगी तो बोलो स्टोमेटा। पूछो क्यों? क्योंकि अगर K प्लस कहां गया तो पानी भी तो गया ना पीछे पीछे। बोलो जितना पानी आया था उतना बाहर। बोलो जितना पानी उतना बाहर, और पानी बाहर तो सेल क्या हो गई? और स्टोमेटा क्लोज। बोलो सर मैकेनिज्म तो समझ में आया,
बोलो ऐसे। लेकिन एक बात बताओ, पूछो क्या, ये पानी कब अंदर आएगा कब बाहर जाएगा, या H प्लस आयन कैसे अंदर आए कैसे बाहर गए, ये डिसाइड कौन करता है? भाई दिन में ही H प्लस बाहर क्यों गए और K प्लस अंदर क्यों आए? ये रात को भी तो हो सकता था काम, दिन में क्यों हुआ? दिन में ही। बताइए, यहां पर ये काम करते हैं प्रोटीन्स, क्या H प्लस पॉजिटिव चार्ज है, K प्लस पोलर है, Cl माइनस पोलर है, तो बताओ विदाउट मेम्ब्रेन प्रोटीन तो पार करेगा ही नहीं करेगा ना। और याद करिए, जब कंपैरिजन बिटवीन द डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन हमने पढ़े थे, कंपैरिजन बिटवीन द, तो हमने कहा था जिन ट्रांसपोर्ट्स में प्रोटीन्स काम करती हैं उनका हार्मोनल रेगुलेशन होता है और वो सेंसिटिव टू इनहिबिटर होते हैं, हाँ या ना? बोलो, स्टोमेटा की ओपनिंग में साइटोकाइनिन हेल्प करता है जो कि एक पीजीआर है। तो बोलो, डे टाइम में मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की परमेबिलिटी इस तरह की होती है कि H प्लस जाते हैं बाहर, K प्लस आते हैं, H प्लस, K प्लस, H प्लस, K प्लस, ड्यू टू साइटोकाइनिन। लेकिन नाइट में उल्टा हो जाता है, पूछो क्यों? क्योंकि नाइट में काम करता है एब्सिसिक एसिड। कौन काम करता है? बोलो, ये भी एक पीजीआर है, तो परमेबिलिटी बदल देता है मेम्ब्रेन की। H प्लस अंदर, K प्लस, H प्लस, K प्लस। फिर अगला क्वेश्चन बच्चे का, पूछो क्या? अच्छा, साइटोकाइनिन फिर दिन में क्यों काम करता है, रात को भी तो कर सकता था? पूछो ऐसे, दिन में क्यों कर रहा है, हाँ या ना? तो बोलो, प्लांट बॉडी में डे टाइम में CO2 लेवल लो होता है। पूछो क्यों? दिन में फोटोसिंथेसिस करता है प्लांट, तो CO2 कंज्यूम कर लेता है, तो CO2 का लेवल, बोलो, कम CO2 पे साइटोकाइनिन काम करता है, ठीक है? और जैसे CO2 का लेवल क्या होगा, क्या होगा, किसका क्या लेवल हो जाएगा? ज्यादा CO2 होने से काम करेगा एब्सिसिक एसिड, बोलो एसिडिक पीएच हो जाएगी, क्योंकि H प्लस अंदर आ गए ना। तो रात को बताओ, गार्ड सेल में H प्लस की अमाउंट बढ़ेगी या कम होगी? रात को H प्लस की अमाउंट गार्ड सेल में बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी ना। तो एसिड बनेंगे ना यार, क्या बनेंगे, क्या बनेंगे? और एसिडिक पीएच पे स्टोमेटा बंद हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ ABA काम करता है और ABA मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को बदल देता है। सही है बात या नहीं? और एसिड बनते हैं CO2 की प्रेजेंस में, CO2 के हाई लेवल पे। और रात को प्लांट फोटोसिंथेसिस करता नहीं, लेकिन क्या रेस्पायर करता है? हैं? पक्का? और अगर रात को रेस्पायर करता है तो क्या CO2 बनाता है? तो क्या सेल्स में CO2 का लेवल हाई होता है? तो इसका मतलब यहाँ पर रात को एसिड बनते हैं तो स्टोमेटा क्या हो जाते हैं, और दिन में प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है तो उसके पास CO2 की कमी होती है, CO2 की कमी पर स्टोमेटा क्या हो जाते हैं। इसी पूरी कहानी को ना जो हमने पढ़ी अभी, क्या समझ आई है आपको? किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज मेरे से पूछ लें एक बार। हाँ हाँ, क्या? नहीं नहीं, एसिड्स बनेंगे, एसिड्स। क्या बनेंगे? एसिड्स। आप यहीं तक याद रखो, क्योंकि दोबारा सुबह भी होनी है। नहीं, वो तो क्या है, एसिड बनते रहते हैं, डिस्ट्रॉय होते रहते हैं, और ऊपर से कार्बोहाइड्रेट यूज होता रहता है ना। मेटाबॉलिक प्रोसेस है, और एक मेटाबॉलिक प्रोसेस या एक एंजाइमेटिक रिएक्शन फॉर द मल्टीपल मीन्स, फॉर द, मतलब एक एसिड या एक रिएक्शन किसी एक काम के लिए थोड़ी होती है। अभी हम सिर्फ स्टोमेटा की बात कर रहे हैं, इसलिए हम इन रिएक्शन को सिर्फ स्टोमेटा की ओपनिंग के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या ऐसी रिएक्शन कहीं और नहीं होती? बस चलें भी आगे। तो ये तो हुई स्टोमेटा की ओपनिंग के लिए बात। हाँ बेटा, K प्लस माइनस बाहर गया तो Cl माइनस उसके पीछे पीछे जाएगा ना, उसको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि दोनों का काम क्या है? एनायन कैटायन बैलेंस। क्या है? उसके साथ H प्लस के साथ पानी नहीं आता ना, H प्लस थोड़ी सॉल्यूट का काम कर रहा है। अगर ये होता, सोचो ऐसे, अगर H प्लस के पीछे पीछे क्या आता और H प्लस किसका काम करता? सॉल्यूट का, तो सोच ल्यूमेन तो फट जाती थाइलेकोइड मेम्ब्रेन की, इतने प्रोटॉन आ जाते हैं उसमें। सोच माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन का क्या हाल होता, क्योंकि PMS में प्रोटॉन ही प्रोटॉन हो जाते हैं। इसलिए NCERT पेज नंबर 196 पे
फोर्थ फंक्शन में एनसीईआरटी ने साफ साफ लिखा, सम मिनरल्स और द सम एसेंशियल एलिमेंट्स, नॉट ऑल। ठीक है, 196 पे फोर्थ फंक्शन में सम, सारे नहीं। इसका मतलब H प्लस सॉल्यूट का काम नहीं कर रहा। बढ़े भी आगे, H प्लस तो सेल की पीएच को मेंटेन करता है। अब इसी पूरी कहानी को क्या करते हैं, कैम प्लांट पे अप्लाई करते हैं। किस पे बताओ? कैम प्लांट्स में CO2 कम कब होता है, रात को या दिन में? कैम प्लांट में CO2 का लेवल लो कब होता है? रात को, क्योंकि वो सारी CO2 पेप्केज के थ्रू काम कर लेते हैं। याद करो, कैम प्लांट्स में पेप्केज एंजाइम रात को काम करता है ना? और रात को क्या बना के रखता है? मैलिक एसिड। तो ये वाला जो काम है ना, ये कैम में कब चलता है? रात में। तो रात में कैम प्लांट की सेल में CO2 का लेवल, स्टोमेटा, डे हो गया तो डे में CO2 का लेवल, बच्चा कहता है डे में तो प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा है ना, लेकिन फिर CO2 का लेवल कैसे हाई होता है? तो बताओ, डे में कैम प्लांट्स ऑर्गेनिक एसिड्स का यूज करता है जिसका RQ 1 से ज्यादा आता है, जिससे कि गार्ड सेल में CO2 का लेवल क्या रहे, और हाई CO2 पे स्टोमेटा बंद रहते हैं। याद करो, मैंने ये बात भी आपको समझाई थी RQ बढ़ाते टाइम, कि कैम प्लांट्स डे टाइम में यूज करते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स का। ऑर्गेनिक एसिड्स का RQ 1 से क्या आता है? ज्यादा। तो CO2 का प्रोडक्शन डे में क्या होगा? तो सेल्स के अंदर CO2 का लेवल क्या रहेगा, और हाई CO2 लेवल पे स्टोमेटा। कितने लोगों के ऊपर से गई है सारी बातें? और सुनो, अब बात करते हैं बच्चे हम फैक्टर्स की। किसकी? बोलो, फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन रेट, जिसमें सबसे पहले नंबर पे हम पढ़ रहे हैं बच्चे एक्सटर्नल फैक्टर्स को, या बोलो एनवायरमेंटल फैक्टर्स को। बोलो, एक्सटर्नल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स। क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स। कौन कौन से? एक्सटर्नल और एक पढ़ेंगे इंटरनल। तो पहले हम एक्सटर्नल की बात कर रहे हैं। इसमें आपको पढ़ना है बच्चे, एक तो बोलो एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। ठीक है, याद करिए, पूछिए क्या? बोलो, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द ट्रांसपिरेशन रेट। अगर आपसे पूछा जाए सबसे इंपॉर्टेंट अफेक्टिंग फैक्टर कौन? एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। भाई ऐसे क्या कर रहा है? हाँ, इतनी भी क्या जल्दी है? पूरा नाम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाँ। दूसरा फैक्टर बोलो टेम्परेचर। तीसरा फैक्टर बोलो लाइट। फोर्थ फैक्टर बोलो विंड वेलोसिटी। सही है, विंड। और नंबर 5 पे बोलेंगे एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, सॉरी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या बोलेंगे? एटमॉस्फेरिक। तो ये 5 बेसिकली हमें याद करने हैं। ठीक है, इसमें याद करो कि जो ट्रांसपिरेशन रेट होती है, बोलो ऐसे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। एक तो ये समझना है कि मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी है, और दूसरा उसके रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। पूछो हाउ? चलो ऐसा करते हैं, जब मैंने ट्रांसपोर्ट इन प्लांट चैप्टर आपके लिए शुरू किया था, तो मैंने फर्स्ट क्लास में आपको सिंपल डिफ्यूजन पढ़ाया था। तो मैंने ना एक लीफ का डायग्राम बनाया था, अगर आपको याद हो तो, जब मैं ये बात समझा रहा था कि एक ही टाइम पे गैसेज एक्सचेंज और ट्रांसपिरेशन एक ही स्टोमेटा से हो जाता है। तो बताइए, गैसेज एक्सचेंज और ट्रांसपिरेशन सिंपल डिफ्यूजन का एग्जांपल है प्लांट बॉडी में। रीजन बोलो, डिफ्यूजन इज ओनली मीन और द टाइप फॉर द गैसेज एक्सचेंज इन द प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी में गैसेज एक्सचेंज सिर्फ और सिर्फ डिफ्यूजन से होता है, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें ना तो ब्रीथिंग सिस्टम है और ना ही सर्कुलेटरी सिस्टम। याद है? डू प्लांट ब्रीथ? रीजन पढ़े थे हमने कि सर्कुलेटरी सिस्टम या ब्रीथिंग सिस्टम डेवलप क्यों नहीं है इसके अंदर। याद है आपको? तो आप बताइए, एक लीफ है, क्या है? लीफ में स्टोमेटा है। क्या है? ये स्टोमेटा है। ठीक है, और ये क्या है? लीफ। ठीक है,
अब बताओ एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी की। तो बताओ ट्रांसपिरेशन इज ए टाइप ऑफ डिफ्यूजन। इसका मतलब डिफ्यूजन में मूवमेंट मॉलिक्यूल्स की हायर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन टू, सही है बात? सोचो ह्यूमिडिटी है ज्यादा, तो इसका मतलब एटमॉस्फेयर में पानी, बोलो ह्यूमिडिटी है कम तो एटमॉस्फेयर में पानी। सोचो अगर ट्रांसपिरेशन एक टाइप ऑफ डिफ्यूजन है ना, टाइप ऑफ, तो ये कब होगा? जब ह्यूमिडिटी कम होगी या ज्यादा? बोलो ह्यूमिडिटी अगर कम होगी ना तो पानी का लॉस ज्यादा होगा, क्योंकि बाहर एटमॉस्फेयर में पानी और लीफ में पानी, तो हाई टू लो आएगा। पूछो कहां से? बोलो इंटरसेलुलर स्पेस से। बोलो इंटरसेलुलर स्पेस मतलब हाइपोस्टोमेटल कैविटी में तो पानी, एटमॉस्फेयर में पानी, तो हाई टू लो अपने आप ही चल पड़ेगा, है ना? लेकिन अगर बच्चे एटमॉस्फेयर ह्यूमिडिटी क्या हो तो फिर ट्रांसपिरेशन नहीं होता, चाहे स्टोमेटा खुले ही क्यों ना हो। बोलो एट हाई एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी ट्रांसपिरेशन डज नॉट अकर्स। स्टोमेटा चाहे ओपन ही क्यों ना हो। समझ रहे हैं बात या नहीं? यस और नो? स्टोमेटा ओपन भी होंगे तो गैसेज एक्सचेंज के लिए होंगे, ट्रांसपिरेशन के लिए नहीं, क्योंकि एटमॉस्फेयर ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा है तो फिर रेट है नहीं। इसमें क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे इकोलॉजिकल कंडीशंस के अकॉर्डिंग भी पूछ सकता है। पूछो कैसे? मुझे ये बता दो कि ट्रांसपिरेशन सबसे ज्यादा कब होगा, सर्दियों में, गर्मियों में या बारिश के दिनों में? सबसे ज्यादा और सबसे कम, क्योंकि बारिश के दिनों में एटमॉस्फेयर ह्यूमिडिटी बहुत। क्लियर है बात? हाँ या ना? अच्छे से पक्का? और सुनो, ये एटमॉस्फेयर ह्यूमिडिटी हो गई। बोलो ट्रांसपिरेशन एक डिफ्यूजन है। डिफ्यूजन के लिए ग्रेडियंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ग्रेडियंट सेट करने का काम करता है एटमॉस्फेयर ह्यूमिडिटी। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द, यस और नो? बढ़े आगे और सुनिए, बोलिए ट्रांसपिरेशन रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। बोलो टेम्परेचर बढ़ेगा तो वाटर का वेपराइजेशन बढ़ेगा, है ना? बोलो ट्रांसपिरेशन रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लाइट। बोलो ट्रांसपिरेशन रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विंड वेलोसिटी। देखो भाई, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वाटर का वेपराइजेशन भी, यही है। एंजाइम के लिए आप Q10 पढ़ के आए थे ना, तो ट्रांसपिरेशन के लिए भी Q10 कितना पढ़ोगे? मतलब 10 डिग्री सेल्सियस पे जितना ट्रांसपिरेशन होता है ना, उससे डबल हो जाता है बेस पे, और उससे डबल हो जाता है 30 पे। मतलब पर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने पर ट्रांसपिरेशन रेट भी इंक्रीज होती है। बोलो अगर लाइट बढ़ेगी, अपने घर पे बल्ब होता है ना, बल्ब अगर वो जलता ही रहे जलता ही रहे जलता रहे, फिर आपको उसको हाथ लगाओ, ठंडा होगा ना वो? अच्छा, हीट जनरेट हो गई। तो गर्मी दिन में ज्यादा है या रात में? दिन में लाइट है इसलिए गर्मी ज्यादा है, तो बोलो लाइट से गर्मी पैदा होती है। और टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो बोलो लाइट से भी टेम्परेचर राइज होगा, इसलिए उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब बात आती है सबसे ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा किसमें? बोलो जिस लाइट का एब्जॉर्प्शन प्लांट ज्यादा करते हैं। और फोटोसिंथेटिक ग्राफ में देखो ब्लू और रेड, और ब्लू और रेड के अंदर भी ब्लू का एब्जॉर्प्शन का ग्राफ ऊपर था, है ना? तो ब्लू लाइट में ज्यादा एक्टिवली ट्रांसपिरेशन हो पाता है, क्योंकि जिस लाइट का एब्जॉर्प्शन ज्यादा उसमें ट्रांसपिरेशन भी ज्यादा। और ब्लू और रेड में से ब्लू का ग्राफ थोड़ा ऊपर था रेड से, एब्जॉर्प्शन को लेकर, याद है? और विंड वेलोसिटी से ट्रांसमिशन रेट कैसे अफेक्ट होती है? आप ऐसे समझो, विंड वेलोसिटी अगर ज्यादा होगी तो ट्रांसमिशन रेट भी। आप ना ऐसे देखो बच्चे, अपने पास ना एक लीफ है, ये क्या है? इस लीफ ने क्या किया? बोलो ट्रांसपिरेशन। क्या किया? और ट्रांसपिरेशन से वाटर लॉस किया। ट्रांसपिरेशन से, जब ट्रांसपिरेशन से वाटर लॉस हुआ ना, बोलो ऐसे, तो लीफ के आसपास का जो एनवायरनमेंट था वो ह्यूमिड हो गया, मॉइस्चर बढ़ गया उसमें, क्योंकि लीफ से पानी निकल निकल के लीफ के आसपास के एनवायरनमेंट में आ गया। तो लीफ के आसपास का एनवायरनमेंट ह्यूमिड हो गया, मॉइस्चर बढ़ गई वहां। तो बताओ ट्रांसपिरेशन बढ़ेगा या कम हो जाएगा? क्योंकि ह्यूमिडिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बोलो अब हवा चली
बोलो ऐसे ही। और इसके ना लीफ के चारों तरफ जो पानी था उसको उड़ा के ले गई वो हवा। लीफ के चारों तरफ जो पानी था ना उसको क्या किया, तो उड़ा के ले गई। तो बोलो ट्रांसमिशन फिर से बढ़ गया। इसका मतलब विंड वेलोसिटी बढ़ने पर ट्रांसमिशन रेट। लेकिन यहां दो बातों का खास ध्यान रखना है। पूछो क्या? टेम्परेचर लाइट और विंड वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट, पहली बात। लेकिन दूसरी बात यह भी है कि एक लिमिट तक। लगातार टेम्परेचर बढ़ाते रहोगे तो ट्रांसमिशन रेट बढ़ता ही रहेगा, गलत बात है। लगातार लाइट बढ़ने पर ट्रांसमिशन रेट बढ़ता ही रहेगा, ये। विंड वेलोसिटी बढ़ने पर ट्रांसमिशन रेट बढ़ता रहेगा, ये। पूछो क्यों? जवाब दे चुका हूं मैं पहले ही। प्लांट एक्स्ट्रा वाटर लॉस करता है, अपने जरूरत का पानी नहीं। जब प्लांट को ये लगने लग जाए ना कि भाई ज्यादा टेम्परेचर बढ़ गया और अपने तो जरूरत का पानी क्या हो रहा है, तो प्लांट वाटर स्ट्रेस में आ जाता है। तो फिर वो अपने स्टोमेटा बंद कर लेता है कि ना ना अब नहीं वाटर लॉस करना। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेकिन एक लिमिट तक है। क्या आपके दिमाग में आई हैं बातें? और सुनिए, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी की अगर बात करोगे ना बच्चे आप, किसकी? तो बताओ ट्रांसपिरेशन रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, सॉरी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हाँ ह्यूमिडिटी के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, गलत नहीं है। लेकिन अभी हम ह्यूमिडिटी पढ़ चुके हैं, अभी बात किसकी कर रहे हैं? प्रेशर की। सही है बात या नहीं? यस और नो? चलो ऐसा करते हैं बच्चों, आप तीनों इधर आओ मेरे पास। तीनों 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 फर्स्ट बेंच के तीनों, ये पहला 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 बच्चा इधर आओ मेरे पास। एक मिनट बस, बातें नहीं करनी भाई। हाँ जिसको ज्यादा आ रहा है वो मेरे को बताओ। ये लीफ है ना, लीफ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर है ना, ये एटमॉस्फेयर। इसमें ये ना पानी के मॉलिक्यूल्स हैं। कितने लोग बुलाए मैंने? 3 दिखा रहा हूं आपको, है ना। और यहां दिखा रहा हूं मैं 1 2 3 4 और 5। ये ब्लैक बोर्ड दिख रहा है आपको अपना? यहाँ पे आके खड़े हो जाओ तीनों, तीनों आके खड़े हो जाओ, इधर फेस कर लो, है ना। तीनों आने चाहिए, एक बीच में खड़ा हो जाए, इक्वल डिस्टेंस में खड़े होंगे तीनों के तीनों। इधर हो जाओ आप, इधर हो जाओ आप। ये देखो, है ना, ये 3 वाटर मॉलिक्यूल हैं और स्पेस ज्यादा है, वाटर मॉलिक्यूल कम है, तो बीच में जगह है। इसमें दूसरा वाटर मॉलिक्यूल अंदर आ सकता है, नहीं आ सकता क्या? यहाँ दूसरे वाटर मॉलिक्यूल, इधर आ भाई। कोई नहीं बच्चे, कोई नहीं। देखो अपने को तो टॉपिक सीखना है, एग्जाम में +4 हो जाए हमारा, बस। आइए आप इस पे प्रेशर लगाइए उधर से, मैं भी लगाता हूँ, आप भी लगाइए। देखो एटमॉस्फेयर प्रेशर अगर बढ़ेगा ना, एटमॉस्फेयर प्रेशर अगर, तो वाटर मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाएंगे, तो बीच में गैप कम हो जाएगा ना, तो नया वाटर बीच में आ सकता है क्या? और अगर प्रेशर कम हो जाए तो वाटर मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाएंगे, तो बीच में गैप, तो वाटर मॉलिक्यूल। इसको ना वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कहते हैं, ये जो बीच में गैप्स दिख रहे हैं आप, क्या कहते हैं? तो कैपेसिटी कब ज्यादा? जब प्रेशर कम है। और कब कम? तो आप सोचो लीफ में से पानी निकल के आना है, जगह है ही नहीं, आए कहां पे? सही है बात या नहीं? और अगर प्रेशर क्या कर दिया जाए, तो बीच में गैप, गैप, वाटर निकल के आएगा ना। तो बताओ प्रेशर बढ़ाने पर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम, तो ट्रांसमिशन रेट भी। और प्रेशर कम करने पर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, तो वाटर का फ्लो भी ज्यादा। समझ गए ना बात आप? तो ये जो मैंने बनाया ना, ये बोलो, ये लो एटमॉस्फेयर प्रेशर पर बनाया, ये वाला, ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, है ना। और ये जो बनाया ना, ये हाई एटमॉस्फेयर प्रेशर पर बनाया। तो बताओ यहां से वाटर निकल के यहां आने के चांस तो हैं अच्छे, लेकिन यहां आने के चांस अच्छे? कोई प्रॉब्लम? और सुनो, अभी आप कहां बैठे हो? बोलो कोटा में, है ना। कोटा क्लासरूम में बैठे हो आप, यस और नो? तो पूरे बोल दो, बोलो कोटा के अनअकैडमी के क्लासरूम में। और एक चलते हैं मनाली, है ना। दोनों में हाइट पे कौन है? पक्का?
अब मैं अगर बच्चे से पूछूं कि भाई हाइट बढ़ने पर प्रेशर बढ़ता है या कम होता है? कम होता है। तो मुझे बताओ प्रेशर के ट्रांसमिशन रेट क्या है? सही है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि कोटा और मनाली में से ट्रांसमिशन ज्यादा कहां होगा? कहां पर? मनाली में। यस और नो? बोलो कोटा में। बोलो कोटा में ट्रांसपिरेशन क्या होगा और मनाली में ट्रांसपिरेशन क्या होगा? पूछो क्यों? क्योंकि हाइट बढ़ने के साथ साथ अगर प्रेशर क्या हो रहा है तो भाई टेम्परेचर भी तो कम हो रहा है, और मेन फैक्टर हो जाता है टेम्परेचर, क्योंकि वेपराइजेशन होना है वाटर का। बच्चा कहता फिर पढ़ाया क्यों? बच्चे का कहना क्या होता है कि फिर पढ़ाया क्यों? तो क्वेश्चन कैसे बनेगा? एग्जामिनर आपको क्वेश्चन देगा कि भाई दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए है जो कि लोअर एटीट्यूड पे है और एक पॉइंट बी है जो कि हायर एटीट्यूड पे है। तो दो एटीट्यूड्स आपको दिए, लोअर और, सही है। फिर उन्होंने क्या किया, एक क्वेश्चन की लैंग्वेज में लिख दिया। पूछो क्या? कि टेम्परेचर कांस्टेंट है दोनों पॉइंट्स पर। नहीं समझ रहे आप मेरी बात? दोनों पॉइंट्स में क्या कर दिया उन्होंने? क्या बोल दिया कि टेम्परेचर कांस्टेंट है। फिर आप बताना हाई एटीट्यूड वाला जो प्लांट होगा ना वो ज्यादा ट्रांसपिरेशन करेगा। बोलो ऐसे, हाई एटीट्यूड वाला जो होगा ना वो ज्यादा ट्रांसपिरेशन करेगा। समझे बात अच्छे से? पक्का? तो ये आपको 5 याद करने हैं एक्सटर्नल फैक्टर। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? चलो आगे बढ़े। चलो हाँ बेटा। नहीं वो तो जिम्नोस्पर्म पढ़े ना आपने, वो तो जिम्नोस्पर्म पढ़े बेटा आपने। हाइट जो आपने प्लांट हाइट वाले पढ़े ना, तो वो तो जिम्नोस्पर्म पढ़े जो कि स्लोप्स पर होते हैं। स्लोप्स पर होते हैं तो पानी वहां से खिसक जाता है, इसलिए उनकी रूट्स को प्रॉपर मिल नहीं पाता। तो जिम्नोस्पर्म्स को जीरोफाइटिक नेचर के कहते हैं हम। तो ऐसा कहाँ लिखा है कि पहाड़ों के सारे प्लांट जीरोफाइटिक नेचर के होते हैं? नहीं समझ रहे मेरी बात? यस और नो? जिम्नोस्पर्म को बोला बेसिकली आपने, है ना, कॉनिफर्स को, जो कॉन शेप होते हैं। बढ़े आगे। तो भाई ये तो हुआ अपना कौन सा टॉपिक? एक्सटर्नल फैक्टर। अब हम बात किसकी करेंगे? इंटरनल फैक्टर्स की। बेल तो नहीं लगी ना अभी? तो बोलो इंटरनल या फिर बोलो प्लांट फैक्टर, मतलब प्लांट के खुद के। सही है। इसमें एक तो याद करो लीफ का साइज। किसका? बोलो लीफ का साइज बड़ा, ट्रांसपिरेशन ज्यादा। लीफ का साइज छोटा, बढ़िया बात बताता हूं। पूछो क्या? ड्राई कंडीशंस के लिए अडॉप्टेबल प्लांट्स की लीफ का साइज छोटा होता है, और इतना छोटा होता है कि कई बार तो स्पाइंस में मॉडिफाई हो जाता है। क्यों? हाँ, पानी है ही नहीं ना, बहुत लेस कंटेंट ऑफ वाटर है ना, उसको बचाने के लिए वाटर लॉस कम करना चाहते हैं, इसलिए वो लीफ का साइज छोटा कर लेते हैं। इसका मतलब लीफ का साइज क्या दिखे तो आप समझ जाना कि भाई ये मीजोफाइट प्लांट है। और लीफ का साइज क्या दिखे तो क्या बोलोगे? हाँ, जैसे कि बबुल है ना, एलोकेशिया। यस और नो? तो उनकी लीफ का साइज क्या होता है? छोटा। तो ड्राई कंडीशंस के प्लांट हैं। कल मैं आऊं ना क्लास में, भी बेल लग गई है बच्चे, तो आप मुझे बताइएगा कि इंटरनल फैक्टर आप पढ़ा रहे थे। 10 मिनट में इंटरनल फैक्टर हो जाएंगे, फिर हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की तरफ चलेंगे, जाइलम को पढ़ेंगे बढ़िया से। ठीक है, चलो।